जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। ओके, तो एजाइल टूलिंग ये रोगेट करता है कि टूल एजाइल के अंदर खास तौर पे सिंपलेस्ट इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का टूल ना इस्तेमाल किया जाए। और उस हवाले से एक रेफरेंस यहाँ पे दिया एक डोनाल्ड रिंस्टन का, उसने अपनी किताब में मैनेजिंग द डिजाइन फैक्ट्री में लिखा है कि देयर इज अ सॉलिड प्रैक्टिकल रीजन फॉर नॉट यूजिंग अ मोर सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस, नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड इट। The more complex we make a model, chasing after a bit more accuracy here and there, the more we create a formidable maze of calculation that will not be trusted by the team. It is far better to choose a simple modeling technique and have 100% of your team understand the model than it is to risk confusing half the team with an elaborate model that is 5% more accurate. मतलब जरा सी एक्यूरेसी के लिए, इसलिए कि जी वो खूबसूरत बड़ा लगता है, अच्छा बड़ा है, तो आप अ, जो आधे लोग उसको समझ नहीं रहे, उनको उस टूल पे लगा देते हैं और किसी को कोई पता नहीं चलता वो क्या है। इतना सिंपल टूल होना चाहिए कि हर कोई उसमें कंफर्टेबल हो। बाकी इंटरप्रिटेशन तो टूल की आपने करनी है, लाजमी बात है कि वो जितना आसान टूल होगा उतना उसको आसान होगा इंटरप्रेट करना। लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी में के चक्कर में जाने में, तो इसी हवाले से एक one key reason agile teams value these types of tools is that low tech, tangible objects promote communication and collaboration, which is where learning and knowledge transfer really occurs on a project. देखिए, आप बंदों को अपने एक जगह पे बैठा दें और कोई ऐसी उनको एक्टिविटी दें जिसमें वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो, बातचीत करें, बजाय इसके कि कंप्यूटर पे बैठ के कोई मॉडल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो जब डिस्कशन के थ्रू करेंगे और सिंपलेस्ट टूल्स, मतलब अगर बहुत ज्यादा करना है तो पोस्ट इट नोट टाइप के कागज के ऊपर वो अपने आइडियाज की जनरेशन करें और एक्सचेंज करें, कोई इस किस्म के टूल होने चाहिए। Sophisticated tools can produce impressive looking reports and graphs, but often alienate participants due to their complexity and the learning curve required to master them. तो या तो फिर सारे उसी लेवल के हों तब बात बनती है, अदरवाइज ये सूट नहीं करता। अब एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये देखिएगा कि हम गैन चार्ट सब काम करते हैं, लेकिन गैन चार्ट के बजाय हम एजाइल में टास्क बोर्ड को या कैनबैन बोर्ड को ज्यादा प्रमोट करते हैं। इट इज सो सिंपल, 3 कॉलम बने हुए हैं, जो काम होने वाले हैं टू डू में डाल दें, जो हो रहे हैं इन प्रोग्रेस में डाल दें, जो हो चुके हैं वो डन में डाल दें, खत्म हो गई बात। अब वहां पे जनाब आप बाकायदा उसे मॉनिटर करें, बेशक बहुत खूबसूरत ग्राफ बनेगा, डेटा मैनेजमेंट हो रही है, सब कुछ जबरदस्त हो रहा है, लेकिन एजाइल टीम जो है वो लो टेक और हाई टेक टूल्स को प्रेफर करते हैं, जैसा कि टास्क बोर्ड है। कैनबैन बोर्ड की बात करते हैं, इसको टास्क बोर्ड भी कहता है। एक्चुअली थोड़ा सा फर्क है स्क्रम बोर्ड में या कैनबैन बोर्ड में, लेकिन अब उन्होंने तकरीबन इन दोनों के दरमियान वो फर्क खत्म कर दिया है। मतलब कैनबैन बोर्ड को एक तरह से यूं कह लीजिए कि अडॉप्ट कर लिया गया। कैनबैन बुनियादी तौर पे लीन का टूल है और इसमें हम बात ये करते हैं कि हम वेस्टेज ना करें, मतलब हम इतनी एफर्ट ना करें, गलत एफर्ट अपनी गलत जगह पुट इन ना करें। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। ये जनाब आपके सामने ये एक टास्क बोर्ड है जिसमें जो काम होने वाले हैं उनको टू डू में डाला गया है। कैसे डाला गया है? ये जो काम है हर एक यूजर स्टोरी कह लीजिए या टास्क कह लीजिए, उसको हम एक पोस्ट इट नोट के कागज पे लिख के टू डू में चिपका देते हैं, और जो काम करने वाले होते हैं उनको डूइंग में डाल देते हैं कि ये काम अभी इस वक्त हो रहे हैं, और जो हो चुके हैं उनको हम
एक्सेप्टेड में डाल देते हैं या डन में डाल देते हैं। तो डन भी कहते हैं, कुछ लोग डन और एक्सेप्टेड के दो, एक्सेप्टेड और डन के दो अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। ये आपकी मर्जी, आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं। लेकिन एनीवेज बुनियादी तौर पर 3 कॉलम से काम हो जाता है, टू डू, डूइंग एंड डन। ये है जी जो स्क्रम बोर्ड या टास्क बोर्ड का तरीका। जो कैनपेन का बोर्ड है उसमें जरा सा फर्क है। उसमें जो डूइंग वाली जगह है उसकी जगह वो कहता है इन प्रोग्रेस। इसकी एक खास वजह है, वो हम देखते हैं। बट एनीवेज यहाँ ये नजर आ रहा है कि जो काम होने वाले हैं उसको सब उसने टू डू की लिस्ट में डाला हुआ है, बल्कि टू डू को भी उसने 2 अलग अलग कॉलम में डाला हुआ है कि जो काम मतलब नए आ रहे हैं वो पीछे रख रहा है, जो पहले से आ चुके हैं वो टू डू में रेडी टू टेकन ऑन वो आगे करनी है, प्रायोरिटी में जो आगे हैं वो आगे करनी है। और डूइंग में जो जो काम इस वक्त है उन्होंने आप देखेंगे देयर आर अ नंबर ऑफ टास्क व्हिच आर करंटली हैपनिंग। और एक्सेप्टेड में जो जो काम कंप्लीट होते थे, लाजमी बात है जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपका आगे चलता रहेगा एक्सेप्टेड में आपके जो पोस्टेड नोट्स का नंबर बढ़ता जाएगा और टू डू में काम होता जाएगा और आस्ते आस्ते डूइंग से भी खत्म हो जाएगा। और जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो सब कुछ वो डन में आखिरी वाले कॉलम में सब कुछ पहुंच चुका होगा। दैट मीन्स की प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस विजुअली नजर आती है। ये खैर मेरा ख्याल थोड़ा विजिबल नहीं है, इसको छोड़ दें। One of the benefits of meetings at the board are and updating it daily is that team will see a gradual left to right migration of cards across the board as work items move from to do to in progress to done। वो जो मैंने कहा ना कि वो जो डूइंग वाला कॉलम है उसको इन प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। कौन से काम इस वक्त इन प्रोग्रेस है वो डूइंग वाले के उसके बराबर ही आ जाते हैं। इट इज रिवार्डिंग फॉर द टीम and reassuring to the sponsor to see a growing collection of completed work as the deadline approaches। तो एक आपको मोटिवेशन भी मिलती है कि काम हो रहा है, कुछ मूवमेंट नजर आ रही है, फिजिकल मूवमेंट नजर आ रही है और इस मूवमेंट में सारे लोग जो टीम मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। मेंबर खुद जाता है अपना काम मैंने कर लिया उसको डन में डाल देता है, तो एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। ठीक है जी। जब आप गैंट चार्ट में एक बंदा कोई कर रहा है तो कोई एक आदमी उसको अपडेट कर रहा है, तो सब लोग जो है वो उसके साथ इंगेज नहीं हुए हुए। It also focuses everyone's attention on the few remaining issues which really begin to stand out since they are the last ones to move। जो चीजें पीछे रह जाती हैं, जो हो नहीं पा रही होती हैं, वो भी वाज़ेह तौर पे नजर आना शुरू होती है। यार ये काम क्यों लटके हुए, ये क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा। While it may seem like a step backward to go from sophisticated software like जैसे गैंट चार्ट है, कार्ड्स के ऊपर जाना, लोग कहेंगे यार क्या पत्थर के जमाने में वापस चले गए हो। बट दिस इज उसी कितना वर्सटाइल टूल है और ये कितने बेनिफिट्स आपको दे रहा है। One of the primary advantages of using the task board is that it can help the team monitor and control their work in progress। अभी हम बात करने लगे वर्क इन प्रोग्रेस की। जो डूइंग है उसके अंदर हमें ये देखना है कि ये हम जो अपनी मर्जी से काम बढ़ाए जा रहे हैं, इज इट सुटेबल एंड फीजिबल फॉर अस टू हैंडल सो मेनी टास्क्स इन वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब डूइंग के कॉलम में इतनी ज्यादा चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जब चीजें ज्यादा होंगी तो आपकी स्पीड स्लो होगी और काम कोई भी कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। वो जो मैंने आपको शायद एग्जांपल दी थी कि बकरा ईद के ऊपर वो एक बकरा काटना शुरू करता है, सबके घरों में बकरे की गर्दनें काट देता है, फिर सब वापस आता है, फिर सारे बकरों की जनाब खाने उतार देता है। तो मतलब कहने का ये है कि पहला बकरा तैयार होगा काफी देर से, शाम को जाके तैयार होगा और उसी के साथ फिर धड़ाधड़ एक के बाद दूसरा दूसरा चौथा आता जाएगा। लेकिन सो मेनी कस्टमर आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, तो व्हाई कांट ही डू दैट कि वो पहले एक काम को खत्म करे, फिर दूसरे को करे, फिर तीसरे को करे। इस तरह से करने में कस्टमर सेटिस्फाई होता जाएगा। एक आदमी की जान छोड़ दी, खत्म हो गया मसला उसका। और दूसरी बात है वो जो बीच में ट्रांजिशन टाइम है, इधर से उधर जाना, दूसरे घर में जाकर दूसरा काम करना, उसका वो ये चीज नहीं नोट कर रहा कि कितना ट्रेवल टाइम और एनर्जी वो इस मूवमेंट में लगा रहे हैं।
और उसने सिर्फ करना किया ये है कि ही हैज एक्चुअली एंगेज्ड एवरीवन, सबको घुसा के और वो आगे बढ़ गया। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? इसको हम कभी कभी वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको वर्क इन प्ले भी कहते हैं। इज अ टर्म गिवन टू वर्क दैट हैज बीन स्टार्टेड बट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड। अब इसको अगर वर्क इन प्रोग्रेस को समझना है आपने, तो इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को समझें। इसका भी आगे जिक्र आएगा, मैं भी उसका नाम लिया है। कहता जी excessive levels of work in progress are associated with a number of problems। ज्यादा चीजें जब होंगी वर्क इन प्रोग्रेस में, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंज्यूम्स इन्वेस्टमेंट कैपिटल एंड डिलीवर्स नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पर जब 10 काम मैंने स्टार्ट किए होंगे, तो 10 कामों के ऊपर पैसा लग रहा होगा साइमल्टेनियसली, और मुझे उसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा until it is converted into an accepted product। और एक्सेप्टेड प्रोडक्ट आने में, जैसे मैंने वो आपको एग्जांपल दी थी, वो क्योंकि सारे कामों को थोड़ा थोड़ा टाइम शेयरिंग करके दे रहे हैं, तो कोई भी काम जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। जो अर्लीस्ट भी काम होगा, वो बाकी कामों की वजह से उतना डिलेड कंप्लीट होगा। इट रिप्रेजेंट्स मनी स्पेंट ऑन विद नो रिटर्न, विच इज समथिंग वी वांट टू लिमिट। वर्क इन प्रोग्रेस hides bottlenecks in processes that slow overall workflow or throughput and mask efficiency issue। अब जब इतने 10 काम हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि असल में हर्डल किसकी वजह से, कौन से काम की वजह से, क्योंकि मैं तो सारे कामों को इक्वल टाइम देके काम कर रहा हूँ। अब जिस काम की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वो मिक्स हो गया उन 10 कामों के अंदर, समझ नहीं आ रही कि कौन सा काम डिले कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक एक करके काम करता, तो पता चलता है नंबर 1 काम तो बड़ी जल्दी से हो गया, दूसरा भी थोड़े से टाइम में हो गया, तीसरे पे हम लंबे लटक गए। एक्चुअली दिस वाज द बॉटलनेक जो हमें नजर नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब हमने इनको अलग अलग किया कामों को, या हमने वर्क इन प्रोसेस जो प्रोग्रेस है उनका नंबर रिड्यूस किया, तो हमें वाजे तौर पे बॉटलनेक्स नजर आने शुरू हो गए। वर्क इन प्रोग्रेस रिप्रेजेंट्स रिस्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल रीवर्क। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम गलत कर रहे होंगे, उनका रीवर्क करना पड़ेगा, since there will still be changes to items until those items have been accepted। if there is a large inventory of work in progress, अगर जैसे हमने वो पहले वाले एक डायग्राम में देखा था कि बहुत ज्यादा चीजें थी वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, there may in turn be a lot of scrap of our expensive rework if a change is required। तो हमारा स्क्रैप या रीवर्क बहुत बढ़ जाएगा। और अगर हम थोड़ा काम लेके चल रहे होंगे, तो लिमिट क्या कहते हैं, it will be easier to manage and monitor because of the problems listed जो आपको भी मैंने बताई हैं। agile approaches generally aim to limit work in progress। मतलब आप 10-10 काम ना शुरू करें, बल्कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कम अज कम जितने काम आप उठा सकते हैं उतने उठाएं। और उससे होगा ये, जैसे कि 3 काम उठाए हैं, 3 काम डिलीवर किए, अगले 3 उठा लिए, एंड सो ऑन सो forth। A common way to apply work in progress limits on agile project is to use Kanban board that restrict the amount of work in the system and help ensure work in progress limits are not exceeded। The boards can indicate work in process limit by displaying a preset number। maybe आप बोर्ड में जगह ही 3, अगर 3 कामों तक रखना चाहते हैं, आप उसमें जगह ही इतनी बनाएंगे 3 ही टास्क उसमें लिखे जा सके और जगह ही ना हो, तो जहां बस लिमिट कर देंगे, इससे ज्यादा टास्क में डालेंगे जा सकते हैं। Another option is to restrict the amount of space designated for where the task cards can be placed on the board, so only a select number of cards will fit into the space। Agile team use tools such as Kanban board with work in progress limits to help identify and remove bottlenecks, so they can keep the process running efficiently with optimal levels of work in progress। Resultantly, these tools help reduce the risk of tied up capital, rework and waste on the project। Tied up तो समझ आ गया होगा ना, कि जो 10 काम कर रहे हैं, तो 10 कामों में पैसा लगा हुआ है, पर 3 काम कर रहे हैं, तो 3 कामों में पैसा लगा हुआ है, कम पैसा लगा हुआ है। उसके बाद
जो गलतियां हो रही हैं उनको ठीक करना है, वो भी उसी के अंदर शामिल है। 10 कामों की गलतियां ठीक करना, ज्यादा रिवर्क होगा। 3 काम होगी, उससे काम होगा, 1 काम होगा और भी काम होगा। तो वेस्टेज बहुत बढ़ जाता है जब काम बहुत ज्यादा आप उठा लेते हैं हैंडल करने के लिए। और जब लिमिट ना लगाई जाए वीआईपी डब्ल्यूआईपी के ऊपर, तो प्रोजेक्ट टीम में बी टेम्प्टेड टू अंडरटेक टू मेनी डिफरेंट पीसेस ऑफ वर्क। बहुत ज्यादा काम आप उठा लेते हैं। दिस माइट बी डन विद द बेस्ट इंटेंशन। हो सकता है आपने समझा होगा ना, इस तरह हम ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये कोई एफिशिएंसी नहीं है। बहुत ज्यादा काम आप हैंडल कर रहे हो, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मैं जी 10 काम भी कर सकता हूँ। बात ये है कि आप रिजल्ट देखेंगे, 10 काम आप डिलीवर कब कर सकते हैं। तो कोई फायदा नहीं है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा के काम उठा लेने का। प्रॉब्लम इज इफ वी हैव अ bottleneck in processing database requests or designing user interfaces. For example, the task may end up sitting for a while and work accumulates in the system. When this occurs, it is difficult to identify where the bottleneck is because everyone appears to be busy. हर कोई अपना अपना काम करने में लगा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने कोई वर्क इन प्रोग्रेस की लिमिट नहीं लगाई, तो आपने देखा कि भरा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस, तो 4-4 काम हो रहे हैं। तो टू डू में 4 काम पड़े हैं, इन प्रोग्रेस में 4 हैं और डन में 2 हैं। अब इन कंपैरिजन टू दिस, अगर मैं इसको लिमिट कर दूं तो देखिए क्या रिजल्ट होता है। अभी मैंने जनाब लिमिट कर दिया, अभी सारे काम टू डू में पड़े हैं, एक काम उठाया मैंने, क्रिएट ऑर्डर वाला, मैंने लिमिट उसकी इतनी कम कर दी, 1 कर दी। वन वाला सिस्टम जो है ये बड़ा मजेदार है। इसमें होगा ये कि जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता अगला शुरू नहीं होगा। मतलब इन अदर वर्ड्स, वी आर ट्राइंग टू डू इट इन सीक्वेंस। The low limit makes it very easy to identify which item is holding the work. अगर ये काम ज्यादा देर लेता है तो हमें पता चल जाएगा कि यार इसने इतना टाइम लेना था, ये ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मतलब यहाँ कोई गड़बड़ है, ये बॉटलनेक है। तो अपेरेंटली हमें विजिबल हो जाती है कि बॉटलनेक कहाँ है, और ये इसकी लिमिट को रिड्यूस करके तो 1 पे लाना एक बड़ा यूजफुल मैकेनिज्म है जिससे हम बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Once a bottleneck item is identified, we can alleviate the constraint. हम उस मसले को रिजॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं and remove the bottleneck by making the activity more efficient. आप उसका मसला हल करें। For example, we may have other team members do some pre-processing for that activity, ask downstream consumers if they are willing to take a less polished output, or increase resources for the constrained activity. With the first constraint removed, we can run the process again and see if there is another item that is causing a slow workflow. अच्छा, ये जो बात कर रहा है ये बुनियादी तौर पे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को एड्रेस कर रहा है, बल्कि उसका जिक्र भी अभी आ ही जाएगा। Finally, we have a Kanban board with an appropriate WIP limit for the project. से इधर दो लगा दी है, we can see that there is sufficient work occurring. People are sometimes idle or have some slack, but the bottlenecks are cleared and there is fast workflow. लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि bottlenecks cleared होनी चाहिए। आप अगर सिर्फ इसलिए कि लोग बिजी नजर आए, ये फारिग क्यों बैठा हुआ है, कोई काम लगा दो, आप तो जितना काम बढ़ाएंगे, मतलब at the cost of putting everybody on job, you may be क्रिएटिंग मोर bottlenecks, जिसकी वजह से आपका वेस्ट बढ़ जाए। तो देखें, आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, जितने पैसे उस बंदे को आप काम पे लगा के कर रहे हैं, जो बंदा फारिग बैठा है उसे काम पे लगा के कर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा बड़ा नुकसान हम bottlenecks की सूरत में कर रहे हैं। इस बात को भी मद्देनजर रखें कि वर्क इन प्रोग्रेस को लिमिट करने की वजह क्या थी। अगर उस वजह के साथ इसे बैलेंस आउट करेंगे तो मसला बेहतर हो जाएगा। Aim of WP limit is to optimize throughput of work. ये है मकसद इसका, optimize throughput of work, not to optimize resource utilization. That is the major point. मतलब आप अपनी प्रायोरिटीज गलत जगह पे फिट कर रहे हैं, उससे मसला नहीं हल होने वाला। रिसोर्स को यूटिलाइज करना हमारा प्रॉब्लम नहीं था, हमारा प्रॉब्लम था कि उस काम की थ्रूपुट ठीक नहीं है। तो ज्यादा रिसोर्स लगा के क्या थ्रूपुट ठीक हो जाएगी? This is often counterintuitive to people at first.
we tend to think that all team members should be busy working at all times and that anything else is laziness or inefficiency. Consider a highway, however, when does it flow best? आप एक गाड़ी चला रहे हैं ना, अपनी रोड के ऊपर लेके जाते हैं गाड़ी, गाड़ी कहाँ बेहतर चलती है? जब रश ज्यादा हो या जब रश कम हो? When it is fully utilized at rush hour, तो बिजी होता है तो आपकी गाड़ी भी स्लो चलती है। ऑफ पीक आवर में लेस बिजी होता है तो आपकी गाड़ी भी तेज चलती है। ये देखें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाई जा रही है, फुली यूटिलाइज हाईवे में आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, वेयरएज जहां पे आपको कुछ स्लैक है वहां पे आपकी स्पीड ठीक हो जाती है। तो इस बात को समझना है कि आप काम को बिला वजह रश ना डालें काम का। ये वाली सिचुएशन मत क्रिएट करें फुली यूटिलाइज वाली, क्योंकि उसमें आप ना तो एरर्स को पकड़ सकेंगे और ना अपने मकासद पूरे कर सकेंगे। ये बात समझ आएगी आप लोगों को कि वाई वर्क इन प्रोग्रेस को हम लिमिट क्यों करते हैं? जी ना वहाब? जी सर। भाई ये आइडिया समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ में आ गया। पहली बात तो ये थी ना सर कि यहाँ एक बात बोलूं मैं। जी जी आज जैसे दोपहर को नमाज पढ़ रहा था तो उस वक्त मुझे ख्याल आया, आपकी वाली बात सुनता रहता ना, मल्टीटास्किंग वाली। तो जो नमाज में जाए, जब अल्लाह ने नहीं बोला कि जो है मेरे साथ शेयर करना, जब मेरे साथ बैठे हो तो सिर्फ नमाज पढ़ो, इधर उधर का नहीं सोचो। तो ये बिल्कुल मैनेजर बिला वजह लगे रहते हैं मल्टीटास्किंग कर लो। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल फोकस रखें एक तरफ, आप ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ ज्यादा बेहतरी के साथ वो काम कर सकते हैं। अच्छा खैर, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि इसमें थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का फंक्शन है बीच में, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को कुछ सुना हुआ है आपने पहले कि क्या चीज होती है? नहीं सर। सर दूसरा, आपकी आवाज जो है वो दूर से आ रही है। अच्छा, क्या बात है, मैंने तो माइक साथ लगाया हुआ है, दोनों अब ठीक हो गई है। ठीक होगी? ओके हाँ जी। अच्छा, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है? मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक कन्वेयर बेल्ट प्रोसेस है, जो चीज वहां बन रही है वो मुख्तलिफ मशीनों से गुजरती हुई एंड तक पहुंचती है। जो मशीनें लगी हुई हैं वो मुख्तलिफ काम करती हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसिंग करती हैं। जो पहली मशीन है उसकी कैपेसिटी है 200 आइटम्स पर आवर के हिसाब से वो निकालता है। जो उससे अगली मशीन है वो इसका आउटपुट लेता है और उसकी कैपेसिटी है 100 आइटम्स पर आवर। उससे अगली मशीन है, उसकी कैपेसिटी है 500 आइटम्स पर आवर, और इस तरह वेरिंग कैपेसिटीज के साथ आपकी 4-5 मशीनें लगी हुई हैं। अब आप मुझे ये बताएं, मतलब 200, 100, 500, 300 और 50, आखिरी वाली 50, आप मुझे ये बताएं, आखिरी वाली को कर दें आप 1000 कर दें। ओके, आप मुझे ये बताएं कि आप कितना थ्रूपुट दे पाएंगे? एंड ऑफ द डे आप क्या प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कितना प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं आप पर आवर? सर फिगर्स दोबारा बताएं। 100, 200, 500, 300, 1000। सर टोटल 1100 हो गए ना, और अगर 8 आवर्स पे आप इसको करें तो 1100 पर डे हो गया हम्म सारी कन्वेयर बेल्ट्स का। ठीक है। हम्म इमरान कुछ समझो? सर आपने तो ये बोला था ना कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट होगी। जी, तो आप नहीं समझे बात। 5 कन्वेयर बेल्ट नहीं है,
एक ही कन्वेयर बेल्ट है और उसके अंदर पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन ऐसे लगी हुई है और ये सीरीज में लगी हुई है। आप बताइए, तो 100 ही रह गए ना फिर तो। फिर 100 रहेगा। 100 आपने क्यों कहा? क्योंकि हमारा पहला स्टेज 100 पे ही खत्म हो गया था, आगे जितना चाहे आप लगा लो 1000 का, लेकिन पीछे से 100 की इनपुट आ रही है ना। वाह, आपको समझ आई बात? जी सर, समझ आ गई अब। ओके। अच्छा, अब ये इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। आप ये देखें कि आपका बॉटलनेक कहां बन रहा है और जो बॉटलनेक का साइज होगा वही आपका थ्रूपुट होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कोई मशीन 1000 निकालने की काबिलियत रखती है, कोई 500 की रखती है, कोई 300 की रखती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलेगा 100 ही। आप जरा देखिए हो क्या रहा है। पहली मशीन थी 100, 150, अच्छा, हाँ 100 निकाल रही है, अगली मशीन जो है वो है 200। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मशीन 1 घंटा जब चल के 100 आइटम निकालती है तो अगली मशीन उसको आधे घंटे में फारिग कर देती है। या मैं अगली मशीन को होल्ड करूं, 1 घंटे बाद ऑन करूं, जब 200 आइटम आ चुके हों तब मैं उसके अंदर डालूं, तब वो 200 निकलेंगे। लेकिन बात वही है कि आधा टाइम तो मेरा जाया हो गया। इसका मतलब है कि मुझे इतनी महंगी मशीन, इतनी ज्यादा कैपेसिटी की मशीन रखनी ही नहीं चाहिए अगले नंबर पे, क्योंकि वो आधा टाइम तो फारिग बैठी रहती है। अंदाजा करें कि फर्स्ट मशीन 100% यूजेज कर रही है, दूसरी मशीन जो है वो 50% यूजेज पे है। उससे आगे देखते हैं, उससे आगे 500। अगर फर्ज कर लें कि ये 200 भी निकाल रही होती तो अगली मशीन जो है वो तो 500 की कैपेसिटी रखती है, उसका क्या करेंगे? लेकिन अब क्या मसला है, इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि पर आवर हम 100 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। जब 100 से ज्यादा नहीं निकाल सकते तो अगली मशीन भले 500 की हो वो भी 100 ही निकालेगी। अगली मशीन है जी 300 की। अच्छा, अब मैं दो सिनेरियो लेता हूं। एक तो ये कि ये 100 ही आ रहा है और आगे वाली मशीन 300 है, तो क्या हुआ, वो 100 ही निकालेगी। लेकिन एक और फर्ज करें कि 500 वाली मशीन जो है वो 500 निकाल सकती होती या निकाल रही होती, तो आगे क्या होता? आप बताएं जी। तो भी आगे सर वेस्ट हो जाता, उसका भी अगले वाली 1000 निकालती है तो उसका भी हाफ यूज हो रहा होता। ओके, अब यहाँ नहीं नहीं, हाफ यूज नहीं हो रहा होता, हाफ यूज नहीं हो रहा होता। सर आपने बोला ना कि फर्ज करें कि जो 500 वाली मशीन है वो 500 की 500 प्रोडक्शन कर रही है हाँ, और उसके आगे जो है वो ऐसी बेल्ट लगी हुई जिसकी आउटपुट 1000 है, सर उसमें भी 1000 500 वेस्ट हो रहा होगा ना। नहीं नहीं नहीं, 1000 नहीं था, ये 200 था। चलो 250 कर लें, आधा कर लेना उससे। अगर ये पहली मशीन 500 है और दूसरी मशीन 250 है, तब क्या होगा? सिंपल बॉटलनेक। बॉटलनेक बन गया। अच्छा, बॉटलनेक बनने की सूरत में होगा क्या? पहली मशीन ने तो 500 निकाल दिए, अगली मशीन सिर्फ 250 कंज्यूम करेगी, बाकी 250 कहां जाएंगे? पड़े क्यू में रहेंगे पड़े ना। रहेंगे। ओके, पड़े रहेंगे। 1 घंटा और गुजरा, 500 और आ गए, अब ये हो गए 750। अगली मशीन ने 250 फिर उठा लिए, बाकी रह गए 500। मतलब हर टाइम 250 ऐड होते जाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ देर के बाद यहां एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। जो मटेरियल पहली मशीन से निकला हुआ है उसकी इन्वेंट्री जमा हो जाएगी। आप जनाब यहाँ पे एक हडल क्रिएट हो गई, तो फ्लोर मैनेजर को जब आप बताएंगे, कोई दिखेगा यार ये क्यों इधर से माल माल इकट्ठा क्यों हुआ है, वो कहेंगे यार इसको, ये अब इधर जगह कम हो गई है, इसको कहीं और रख दें। वो कहेंगे अच्छा ये चीजें जो है ना ये स्टोर में रखवा दें। वहां पे जनाब स्टोर भी भरना शुरू हो जाएगा। अगर आपने मसला हल नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने कहा हो मशीन ज्यादा सामान बन गया है, चलो स्टोर में रखा दो। पता लगा थोड़े दिनों के बाद स्टोर भर गया। अच्छा अब क्या करें सर, अब कहाँ रखा है? अब एक और
स्टोर खोल लेते हैं, उसमें रख दो। मतलब कहने का ये है कि यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम और आपकी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। अब जो अकाउंटिंग वाले हैं वो कहते हैं कि इन्वेंट्री तो अच्छी चीज होती है ना, ये तो हमारा अपना माल है, हमारे एसेट है। लेकिन खुदा के बंदे, ये जो इन्वेंट्री इकट्ठी हो रही है इसका करोगे क्या? इसका यूजेज तो है ही नहीं है, आगे तो जा ही नहीं रहा माल, तो ये तो पहाड़ के पहाड़ इकट्ठे होते जाएंगे। तो इन्वेंट्री जो है वो आपका उल्टा नुकसान बन जाती है। मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, एक दफा एक मोबाइल कंपनी वालों ने इसी तरह उनकी मशीनों की डिफरेंस था थोड़ा स्पीड का, तो जो मोबाइल कवर बनाने वाली मशीन थी वो बहुत स्पीड से थी, बड़ी तेज थी, वो बहुत ज्यादा बनाती थी। उन्होंने कहा जी जबरदस्त, क्या जबरदस्त मशीन ली है, और जनाब ये एक दिन में इतने इतने हजार बना देती है। उन्होंने कहा जी बस ठीक है, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। उन्होंने वो छापने शुरू कर दिए और वो स्टोर के स्टोर, वेयर हाउस के वेयर हाउस भरने शुरू हो गए, मोबाइल कवर ही कवर हो गए सारे। लेकिन एक्चुअली जो मोबाइल प्रोड्यूस होकर निकल रहे थे वो उसका कोई अशरे अशीर भी नहीं थे, तो थोड़े से कवर तो उनपे इस्तेमाल हो गए और बाकी स्टोर के स्टोर भरे हुए थे। और अकाउंटिंग वालों ने कोई इतराज नहीं किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल एसेट है, ठीक है, इतने 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 मिलियन डॉलर के एसेट है हमारे पास। और फिर पता है क्या हुआ? मोबाइल का मॉडल चेंज हो गया। और जब मोबाइल का मॉडल चेंज हुआ तो ये सारे के सारे वेयर हाउस जो भरे हुए थे पिछले मॉडल के बैक कवर के साथ, वो सब के सब स्क्रैप हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि आपकी अगर प्रोडक्शन लाइन ठीक नहीं जा रही, अगर आप कहते हैं यार देखो हमने तो इतनी महंगी महंगी मशीनें लगाई हुई हैं, कोई ये देखो 1000 वाली मशीन है, ये 500 वाली मशीन है, उस वक्त हमें 100 वाली मशीन याद भी नहीं आती और नजर भी नहीं आती। हमें बॉटल नेक के ऊपर हम फोकस ही नहीं करते, हम फोकस करते हैं यार इतनी बड़ी मशीन लगाई है, 1000 की मशीन लगाई हुई है, तो ये तो बहुत बुरा रेट आ रहा है। और जब हम इसका हल निकालने जाते हैं तो हम पकड़ के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको डांट डपट शुरू कर देते हैं, इनको काम नहीं करना आता, इनको निकाल दो, इनको ये कर दो, इनको ट्रेनिंग पे भेज दो। मतलब you are spending money on unnecessary activity without finding the actual constraint, without finding the actual problem. जब तक आप सही प्रॉब्लम नहीं ढूंढेंगे आप जो कुछ भी करेंगे वो पैसे का ज़िया है। जब आप फाइंड कर लेते हैं कि आपका कंस्ट्रेंट कहां पर है तो उस कंस्ट्रेंट को रिमूव करें। अब आपका इस केस के अंदर ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इसमें 100 वाली मशीन कंस्ट्रेंट है। अगर मैं उस 100 वाली मशीन को कोई इलाज करूं कि वहां से 200 निकलना शुरू हो जाए, मतलब मैं उस तरह की एक मशीन और लाके लगा दूं, तो अब कम अज कम इतना हो जाएगा कि मेरे से जो अगली मशीन है उसको पूरा माल मिलेगा, 200 की स्पीड है उसकी, उसको 200 हर घंटे बाद मिलेगा। इसका मतलब है ये वाला मसला तो हल हो गया, ये कंस्ट्रेंट तो हो गया रिजॉल्व। इसी तरह से फिर अगला जो बॉटलनेक बनता है मैं उसको रिमूव करूंगा। और ये जो आपको मैंने प्रॉब्लम बताई थी ना अपना इन्वेंट्री की, कि इन्वेंट्री इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, ये भी इसी वजह से होती है। जो ही इन्वेंट्री खड़ी होती नजर आए समझ लें कि बॉटलनेक है, यहाँ पर समझ लें कि बॉटलनेक है और उस बॉटलनेक को एड्रेस करें और पिछली मशीन को फौरन से पेशतर बंद करवाएं। हजारों के हिसाब से आपने कवर बना के रख लिए हैं, इनको क्या करना है? बंद कर दें इस मशीन को, पीछे से पूरी प्रोडक्शन लाइन बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है पीछे से प्रोडक्शन आने की, क्योंकि आपके पास एनफ मटेरियल अवेलेबल है। और उसके बाद अगर आपने करना ही है तो जो अगली मशीन है उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें और उधर उसको रिप्लेस करें, रिपेयर करें, जो भी करना है करें। और इस तरह सबसे बड़ा बॉटलनेक पहले रिमूव हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसका बाकायदा एक फार्मूला है, एक तरीका है जिस तरह इसको करते हैं। वो कहता है कि पहले तो कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद अगर वो 100 का कंस्ट्रेंट नजर आ गया है तो तमाम मशीनों को उनको 100 पे ले आओ। आई मीन उनको ऑन ही इतनी देर के लिए करो कि 100 पे ही काम करें, वो 100 से ज्यादा मशीन ना चले। या फॉर दैट मैटर अगर अगली मशीन 200 है तो मैं उसको 1 घंटा आराम दूं, 1 घंटा चलाऊं, 1 घंटा आराम दूं, 1 घंटा चलाऊं। इस तरह हर 2 घंटे बाद मैं 100 निकाल दूंगा। ठीक है जी। इसी तरीके के साथ जो भी अगला अगला मतलब मैं जो कंस्ट्रेंट था मेरा 100 था,
मैंने सारी मशीनों को 100 पे फिक्स कर दिया। अब मेरा थ्रूपुट तो पहले भी 100 ही निकल रहा था, अब मेरा 100 निकलेगा विदाउट एनी वेस्टेज, विदाउट एनी इन्वेंट्री। और मीनवाइल मैंने उसके जो कंस्ट्रेंट वाला एरिया उसको फिक्स करने की कोशिश की। जब मैंने उसे फिक्स किया तो अब जनाब मेरा कंस्ट्रेंट वहां से रिमूव हो गया, और अब मैं जब अपने सिस्टम को ऑब्जर्व करूंगा तो मेरा कंस्ट्रेंट वहां से हट के अब कहीं और चला जाएगा, जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट होगा वो आ जाएगा, फिर मैं उसको रिमूव करूंगा। आप अंदाजा कीजिए मेरी प्रोडक्शन पहले 100 जा रही थी, एंड रिजल्ट तो मुझे 100 मिल रहा था ना। अगर मैं ये 100 का कंस्ट्रेंट खत्म कर देता हूं तो मेरी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, मेरा आउटपुट डबल हो जाएगा। और अगर मैं 200 वाली भी कंस्ट्रेंट हटा दूं तो मेरा कंस्ट्रेंट शायद 500 हो जाएगा। तो आप अंदाजा कीजिए कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितने गुना बढ़ती चली जा रही है। पता चलता है कि आपने एक ही महीने में अगर अपनी सारे कन्वेयर बेल्ट के प्रोसेस को ठीक कर लिया तो आपने अपनी 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी। क्या ऐसा कभी हुआ है किसी फैक्ट्री के अंदर? ओनली थ्रू थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट दिस इज पॉसिबल। आपको मैं ये बार बार इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूं, लोग इस चीज पे गौर ही नहीं करते कि ये जो है मशीन सबसे लो कैपेसिटी दे रही है, इतना ही मेरी टोटल कैपेसिटी है। लोग कहते हैं यार ये चलो एक आध मशीन है ना, बाकी तो ठीक है। ये वही एग्जांपल है कि अगर अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक चेन जो है वो फर्ज करें कि उसका हर कड़ा 2 टन का वजन उठाने के लिए काफी है, लेकिन एक कड़ा बीच में ऐसा है जो 1 टन वाला लगा हुआ है। अब जनाब देखने वाला तो यही कहेगा ना कि यार कोई बात नहीं ना, एक कड़ा ही है ना, बाकी तो चेन बड़ी मजबूत है, जबरदस्त है, संभाल लेगी। लेकिन जो ही मैं इसके ऊपर 1 टन से ऊपर का वजन डालूंगा, चेन उसी जगह से टूटेगी जहां पे वीकेस्ट लिंक था। जो मेरा कंस्ट्रेंट है वहीं से चेन ने टूट जाना है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी सारी मशीनें हाई कैपेसिटी की हैं, अगर बाकी सारे लिंक्स जो हैं वो 2 टन के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेन फिर भी टूटेगी और उसी जगह से टूटेगी जहां पे वीकेस्ट लिंक लगा हुआ है। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल सर। ये बड़ी मजेदार थ्योरी है जी, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। और ये क्या नाम है बंदे का, इला कुछ गोल्डस्टाइन ऐसे कुछ नाम है उसका। बहुत जबरदस्त जी, इसकी किताबें आप पढ़ें। 2 बुक्स हैं, एक इसकी बुक है द गोल और एक है क्रिटिकल चेन। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे हैं CFD की, कम्युलेटिव फ्लो डायग्राम। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखते हैं। Cumulative flow diagram are valuable tools for tracking and forecasting the delivery of value. They can help us gain insight into project issues, cycle times, and likely completion dates. Basically, CFDs are stacked graphs. Area graphs, stacked area graphs that depict the features that are in progress, remaining and completed. अभी मैं आपको दिखाता हूं, आपको नजर आएगा कितनी आसान चीज है ये देखिए जरा, ये स्टैक्ड ग्राफ है, स्टैक्ड एरिया ग्राफ। इनको एरिया ग्राफ कहते हैं ना, ये मतलब ये लाइन लगी हुई है, इसके नीचे का सारा एरिया जो है वो ग्रीन कर दिया, ये लाइन के नीचे का एरिया डॉटेड कर दिया, इस लाइन के नीचे स्ट्राइप कर दिया। अच्छा जी, अब ये है क्या लाइनें? सबसे ऊपर जो है ये टोटल वर्क है आपका, ये टोटल वर्क है 400 फीचर्स, और ये जनाब 400, ये 500 फीचर तक, 400 से 500 फीचर, ये है जी टोटल। अप्रैल तक 400 और मई तक, सितंबर तक हमारे 500 फीचर हो जाने चाहिए, ये टोटल वर्क है। अब इसमें से जो ये टोटल वर्क था, क्या क्या कहना चाहते हैं आप उसको, बैकलॉग है मेरा, 500 का टोटल बैकलॉग है, और उसमें से जो इन प्रोग्रेस है वो लाइन यहां से चल रही है, ये जा रही है लाइन इन प्रोग्रेस की, और जो काम मुकम्मल हो चुके हैं वो इनकी इधर है। अब आप ये देखिए, एट दिस पॉइंट अगर मैं इस जगह पे लगाऊं, टोटल 400 का बैकलॉग था, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, ना ही कंप्लीट हुआ। यहां पे आ जाते हैं तो यहां पे जनाब 400 का बैकलॉग है और कुछ काम शुरू हो गया है मगर अभी खत्म नहीं हुआ।
फिर कुछ काम यहाँ पे शुरू हो गया है, कुछ कुछ उनमें से खत्म हो चुके हैं, ये आपको नजर आ रहा है सारा। और बीच में आपकी वो फीचर्स बढ़ते भी जा रहे हैं ना, वो जो रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती हैं, 400 से शुरू हुए थे और फिर इधर बढ़ी हैं, कुछ इधर बढ़ी हैं, तो वो बढ़ती भी जा रही हैं। तो ये जनाब आप अपने जितने भी फीचर्स हैं उनका रिकॉर्ड इस तरीके से अगर आप मेंटेन करें तो देखते हैं कि इससे बनता क्या है। ये फीचर का फ्लो आपको दिखा रहा है। यहाँ पे हमें लिटिल लॉ को समझना है। लिटिल लॉ एक मैथमेटिकल फार्मूला है फ्रॉम क्यूइंग थ्योरी दैट कैन बी यूज्ड टू एनालाइज वर्क क्यूज। ये क्यूज का जो फार्मूला है वही बात जो मैं आपसे बात कर रहा था थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के हवाले से। दिस फार्मूला प्रूव्स दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ वर्क क्यू इज डिपेंडेंट ऑन इट्स साइज, व्हिच इज व्हाई लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस is such a key principle of the Kanban methodology. ये देखिएगा। अब अगर मैं जहां पे एक पॉइंट को जरा अगर मैं नोट करूं, फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे जून से थोड़ा आगे पे मैं ये मार्क करता हूं। अब आप ये देखिए, ये जो मेरी इन प्रोग्रेस है वो यहां है और कंप्लीशन मेरी इससे काफी कम हुई है। ये चीज इसके हिसाब से कंप्लीट कब होगी, जो मैं इस वक्त इन प्रोग्रेस में हूं, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं और उसको मैं कंप्लीटेड से मिलाऊं, तो ये जो ए लाइन बनती है, ये वाली ए लाइन, दिस इज कि इतनी देर में ये खत्म होगा, मतलब क्यू ड्यूरेशन। ये ए जो है मेरी क्यू ड्यूरेशन है कि ये काम इतनी देर में खत्म होगा। और जो बी है वर्टिकल लाइन जो है, ये मेरी क्यू लेंथ है। मेरी क्यू लेंथ जो है वो आप इधर से नोट कर सकते हैं कि तकरीबन कुछ 70 से 200 फीचर्स के दरमियान की क्यू लेंथ है। मतलब 70 से 200 तकरीबन आप कह लीजिए 130 की क्यू लगी हुई है। इसका मतलब है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है। इतनी लंबी क्यू नहीं होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें इन प्रोग्रेस है। आप देखें ना, गौर करें जरा, यहां से यहां तक आप देखें कि कितने काम हो रहे हैं और कितने कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी सारे तो हो रहे हैं, इतने सारे काम वर्क इन प्रोग्रेस में है। वर्क इन प्रोग्रेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ये अभी देखते हैं साइकिल टाइम के हवाले से। साइकिल टाइम इज एन इंपॉर्टेंट मीट्रिक फॉर लीन सिस्टम्स। दिस डेटा हेल्प्स अस प्रिडिक्ट व्हेन ऑल द वर्क करंटली इन प्रोग्रेस विल बी डन। We should aim to keep work in progress and cycle time as low as possible, since they represent sunk investment costs that have not yet resulted in business benefit. मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में डाली हुई है चीजें और उनसे रिजल्ट निकल कोई नहीं रहा है, इतनी देर से लटका हुआ है सारा कुछ, तो ये संक कॉस्ट हो जाती है। द मोर वीआईपी एंड द लॉन्गर साइकिल टाइम वी हैव ऑन द प्रोजेक्ट, द हायर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल स्क्रैप। जितना ज्यादा आपका लॉन्ग टाइम होगा उतना आपका स्क्रैप भी ज्यादा होगा। वी विल हैव इन द सिस्टम इफ वी इनकाउंटर अ प्रॉब्लम। अगर मसला आया तो सारी वो पूरा क्यू ब्लॉक हो जाएगा ना, जैसे पूरी ट्रैफिक रुक जाती है सड़क के ऊपर, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो ये एग्जैक्टली वो सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे वो जिक्र करता है जी एली गोल्डरैट का, जिसने थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट की थ्योरी दी थी। कहते हैं he observed that changes to most of the variables in an organization usually have only small impact on global performance. There are few variables, वो जिसको मैंने कहा था कि identify the constraint, perhaps only one for which a significant change in local performance will affect a significant change in a global performance. मतलब अगर मैं खास तौर पे उस मशीन को जब तक एड्रेस नहीं करता तो मुझे मेजर बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं इधर उधर की मशीनों को करता रहूं, इधर उधर के मसले हल करता रहूं, तो मुझे शायद उससे कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला। सो टू अचीव द ग्रेटेस्ट बेनिफिट वी शुड find these constraints or bottlenecks in the system and focus on improving these issues. One example of TOC thinking is a daily scrum or stand-up meeting, which asks for an impediment or blockers to making progress. With this question, we are looking for roadblocks on the project so that they can be removed. रोजाना की बेसिस के ऊपर हम इम्पेडिमेंट ले रहे हैं और उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब है रोज के रोज हम मसले हल किए जा रहे हैं। तो ये हमारे ब्लॉकर्स हैं जिनको हम रिमूव कर रहे हैं। Constraints can also manifest themselves as restrictions on throughput capacity.
लाजमी बात है, अगर कंस्ट्रेंट आ गई है तो हमारी जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वो कम हो जाएगी। खैर ये एग्जांपल को अब मैं नहीं लेके चल रहा आगे। वी यूजुअली हैव अ फीलिंग वेयर द बॉटलनेक्स आर, बट शॉर्ट ऑफ स्टैंडिंग ओवर पीपल। अच्छा, अब बॉटलनेक्स को फाइंड करना एक बड़ा मुश्किल सा काम है। मतलब आप एक एक बंदे को नोट करें, भाई तू कितनी स्पीड से काम कर रहा है, उसका हर एक बंदे के नोट करें जी, हाउ मेनी फीचर्स दे कैन प्रोसेस इन अ डे, हाउ कैन एक्टिविटी थ्रूपुट एंड बॉटलनेक्स बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। दिस इज वेयर CFD कम्स इनटू प्ले। CFD का अगर हमने चार्ट बनाया है वो हमारी हेल्प कर सकता है। कैसे? आप जरा देखिएगा, यहां पे हमने क्या किया है कि वो तो टोटल वर्क वाली चीज तो वैसे ही चल रही है। नीचे उसने क्या किया है कि उसने जो जो काम हो रहे हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस में, जो जो काम है, एनालिसिस है, DB प्रोसेसिंग है, कोड एंड UIT है, यूजर टेस्टिंग है। यूजर टेस्टिंग इज द लास्ट एक्सेप्टेंस ना, तो ये एक्सेप्टेंस है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला जो टोटल वर्क है, दरमियान में ये 3 डिफरेंट काम है। अब आप ये देखिए, ये इनका जो ग्राफ बन रहा है, इसको देखने से साफ जाहिर होता है कि कौन सा क्यू लंबा है। अगर आप गौर करें तो सबसे छोटा क्यू आपको इसका मिलता है, दरमियान वाले का, DB प्रोसेसिंग का। जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा डिले ले रहा है, और उससे कम जो है वो कोड एंड UIT ले रहे हैं। We can use a CFD to find the bottlenecks if, instead of lumping all the work in progress as a single measure, we break it out by activity and plot the flow of this work. तो हमने वो अलग अलग काम दिखा दिए यहाँ पर, और वो जो काम दिखाए हैं in this example, the work in progress has been broken out by activity and the activities are stacked sequentially. एनालिसिस जो कि ऊपर वाली एक्टिविटी है, फिर डेटाबेस प्रोसीजर्स हैं, फिर कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग है, एंड यूजर, उसके नीचे फिर आखिर में यूजर टेस्टिंग आ जाती है, आर बीइंग डन ऑन द प्रोजेक्ट बाय डिफरेंट ग्रुप्स। व्हेन एग्जामिनिंग CFD फॉर बॉटलनेक्स, वी लुक फॉर एरियाज दैट वाइडन बिफोर द फाइनल एक्टिविटी इज डन। इन दिस एग्जांपल, यूजर टेस्टिंग इज द फाइनल एक्टिविटी। ये जो नीचे वाला सबसे पोर्शन था, the widening of an area indicates the growing completion of work। आप देखें growing completion आपकी इधर आ रही है, इस जगह पर। To explain this idea using mathematical concept, a widening area is created when one line is followed by another line of shallower gradient। अगर ये दरमियान का फर्क कम है, शैलो ग्रेडियंट है, तो यहाँ पे जो आपकी लाइन वाइडन होगी। Since the line gradient indicates the rate of progress for an activity, a widening area is created above an activity that is progressing at a lower rate। अब यहां पे देखिएगा, ये ओके, ये जो वाइडनिंग एरिया एक्टिविटी है और ये कम वाली, सॉरी, ये जो कम वाली एक्टिविटी है, दिस इज क्रिएटिंग द बॉटलनेक। We can see the analysis is widening area activity while creating the database stored procedures is a bottleneck activity। मैं पहले गलत कह गया था, जहां पे ये क्लोज होता जाए वो bottleneck है, और जहां ये वाइडन होता जाए वहां पर इट इज बेटर। अच्छा खैर, जो bottleneck है उसको हमने रिमूव करना है। हमने तो bottleneck आइडेंटिफाई करना है ना जी, bottleneck को हमने रिमूव करना है। सो वी विल एड्रेस दिस थिंग। तो इस तरह अगर हम इसे प्लॉट करते जाएं तो हमें वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। दिस डायग्राम इज कॉल्ड CFD। Regardless of whether the mathematical explanation makes sense to you, all you need to remember is that the bottleneck is the activity that lies below the widening band। जहां पे काम जो वाइडन हुआ है उसके इमीडिएटली नीचे जो चीज है जो एकदम श्रिंक हो रही है, वो आपकी बॉटलनेक है। वाइडनिंग बैंड इज द फीडिंग एक्टिविटी, नॉट द प्रॉब्लम एक्टिविटी। प्रॉब्लम एक्टिविटी कौन सी है? जो वाइडनिंग के नीचे होती है। सो इन द एग्जांपल, एनालिसिस इज गोइंग ओके, however the activity that lies below widening band, that is DB processes, shows a slower rate of progress। This CFD warns us that creating the database stored procedures is currently a bottleneck in the system। अब इसका कोई इलाज आप कर लें। So we do not need to micromanage team throughout to determine where the bottlenecks are। Instead, आप अपना CFD बनाएं और CFD से आप ट्रैक कर लेंगे bottleneck कहां बन रही है। Then once we know where the problem is, we can start addressing the issue
बाय अप्लाइंग द 5 फोकसिंग स्टेप्स ऑफ कोल्ड-रेड थ्योरी। और वो 5 स्टेप्स जो जैसे मैं आपको बता रहा था वो ये हैं। पहले तो कहता है कि कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद जो कंस्ट्रेंट ऐसे कि 100 का कंस्ट्रेंट है तो आप सब एक्टिविटीज को 100 की कैपेसिटी पे लें। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटिंग द कंस्ट्रेंट, मतलब उस कंस्ट्रेंट के मातहत करने बाकी सबको कि सबसे कमजोर मशीन अगर 100 आइटम बनाती है तो सारी मशीनें 100 आइटम ही बनाएंगी बाहर, इससे ज्यादा उन्हें अलाउड नहीं है। इसको कहते हैं एक्सप्लॉइटिंग द कंस्ट्रेंट। उसके बाद सॉरी ये सबऑर्डिनेशन है। एक्सप्लॉइटिंग द कंस्ट्रेंट के पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस कंस्ट्रेंट को एक्सप्लॉइट करें, उसके सबऑर्डिनेट करें बाकी सारे प्रोसेस को, और उसके बाद आप अगला कंस्ट्रेंट ढूंढें। नेक्स्ट स्टेप में अगला कंस्ट्रेंट ढूंढें, फिर उसको ठीक करें और इस तरह करते चले जाएं। इफ द कंस्ट्रेंट हैज नॉट मूव्ड, गो बैक टू स्टेप 1, डोंट लेट इनर्शिया कॉम्प्लिकेंसी बिकम द सिस्टम्स कंस्ट्रेंट। अच्छा खैर, जो मैं जिस तरह से आपको बात कर रहा था, पहले कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करें। वैसे ये स्टेप थोड़े ठीक नहीं लिखे हुए हैं, वो उसका तरीका ये होता है पहले आइडेंटिफाई करें, फिर उसके मातहत करें, फिर एक्सप्लॉइट करें। मुझे नहीं पता कि इसने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, जो मुझे याद है वो इसी तरह है। फिर आप उसके क्या कहते हैं उसको एक्सप्लॉइट करें और फिर उसके मुताबिक फिर दोबारा सबऑर्डिनेट करें। 2 दफा करना पड़ता है, क्योंकि पहली दफा जब करते हैं तो उस वक्त क्या कहते हैं कैपेसिटी को हम इलाज नहीं करते कोई, हम कहते हैं जो भी लो कैपेसिटी है उसके मुताबिक सारी मशीनों को उतना स्लो कर दिया जाए। उसके बाद एक्सप्लॉइट करने का मतलब यह है कि अब हम उसका इलाज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और फिर दोबारा उसकी सबऑर्डिनेशन में है। यूज ऑफ एजाइल मेथड्स inherently reduces the likelihood of activity-based bottlenecks because these methods promote cross-trained teams. अच्छा, अब यहाँ पे वो एजाइल की बात करते हैं कि जनाब जब एजाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे तो हमने आपको पहले बताया हुआ है कि जो आपके लोग हैं उनको स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए। एजाइल के अंदर लोगों को एक से ज्यादा शोबों में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। by avoiding role specialization, no specialization, people are able to move between roles. आपको 2 काम करने आते हैं, आप दूसरे आदमी की हेल्प कर सकते हैं, किसी और बंदे का काम कर सकते हैं between roles more effectively and share the workload. However, while the goal is to have fully cross-trained team, इसको कहते हैं cross-trained team, in practice, some role specialization and workflow management are the norm on most projects. थोड़ा बहुत अगर आपकी कोई स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड ही है और आपको कोई और बंदा नहीं मिल रहा, हम बीच में रख भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो स्विच हो सके, जो एक काम से दूसरे में स्विच किए जा सके। ये तो बात हो गई जी एजाइल टूलिंग वगैरह के और उसके हवाले से। यहां तक कोई बातचीत जनाब? क्लियर है। अच्छा, एजाइल कॉन्ट्रैक्टिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद लाजमी बात है कि जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्टिंग होती है के अंदर तो हम बात करते हैं कि जी बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये कितने में काम करोगे मेरा, और ठेकेदार उस पर एक कोट दे देता है कि जी मैं इतने में काम करूंगा, और हम कहते हैं अच्छा बस ठीक है, अब डन हो गया, अब तुम इतनी ही पेमेंट मिलेगी तुम्हें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लाजमी बात है कि मैं अपना सारा रिस्क कॉन्ट्रैक्टर पर डाल रहा हूँ। वहां पे साथ एक और चीज ये भी हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि अब आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, और वो अपनी जगह पे ठीक है कि आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्कोप अगर चेंज होगा तो फिर ये मेरी जो बिड है ये इट डजंट स्टैंड गुड, तो ये तो मसला हो गया। एजाइल में कैसे करें इसको? तो एजाइल के कंस्ट्रेंट्स को कैसे हैंडल करना है और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह करना है। फिर डीएसडीएम जो इनका यूके वाला सिस्टम है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टिंग का सबसे पहले उन लोगों ने तरीका निकाला था, वहां पे एक अच्छा तरीका ये मनी फॉर नथिंग एंड चेंज फॉर फ्री निकाला था जेफ सदरलैंड ने, दैट इज आल्सो गुड। फिर ग्रेजुएटेड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं,
फिक्स प्राइस वर्क पैकेज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब इनको हम जरा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या है। Vendors are stakeholders who are external to the organization but are involved in the project because they are providing some kind of product or service. ठेकेदार हमारा. Agile teams should be careful in selecting vendor because to make sure they are prepared for working on an agile environment. अमूमन अगला पता ही नहीं होता उसे कि ये agile environment है. अब उसमें किस तरह से काम करना है वो आपकी जरूरत और उसके मुताबिक काम नहीं कर पाता. If a vendor needs to use an agile approach, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आया कि वेंडर से जो मैं काम करवा रहा हूं उसको उसके अंदर agile इस्तेमाल करना है या नहीं करना है. अगर करने की जरूरत है तब तो बेशक उसे agile होना चाहिए. If he needs to use an agile approach to participate in the project, then this requirement should be outlined in the request for proposal. आप उसे RFP में ये बता दें कि भाईजान हमें agile approach पे काम होना चाहिए. लेकिन ये कोई कंडीशन पक्की नहीं होती. ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का एजाइल तरीके से काम करना जरूरी ना हो, उसे कोई चीज सप्लाई करनी हो, कोई और हिसाब किताब हो, तो वो उसका एजाइल ना होने से हमारा कोई होने या ना होने से हमें अगर फर्क नहीं पड़ता तो हम ये कंडीशन उस पर नहीं लगाएंगे. डिपेंडिंग ऑन देयर रोल इन द प्रोजेक्ट, सम वेंडर्स मे नॉट नीड टू यूज और अंडरस्टैंड एजाइल प्रैक्टिसेस. बिफोर सेटिंग अ रिक्वायरमेंट that all the vendors be familiar with agile, are developing an educational event for vendors, ask if it's worth it. For vendors who will play a minor role in the project, perhaps not, usko shayad zarurat nahi hai, but for vendors who play a major critical role, it will be important to educate them about agile. Like all decisions in educating our vendors, we need to consider the cost benefit trade-off. मतलब ये वही बात जो हम अक्सर करते हैं कि जहां पे कहीं डिसीजन लेना है आपने तो कॉस्ट बेनिफिट करके देख लें कि ये ट्रेनिंग देने से हमें ज्यादा फायदा होगा या उसके बगैर फायदा होगा. जो भी कोई आपने डिसीजन लेना है तो अगर आपको उसमें कहीं कोई शक लग रहा है तो आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देख लें. Agile teams know that the requirements may change, क्योंकि ये तो गिवन है ना जी. एजाइल के अंदर पता है कि चेंज रिक्वायरमेंट्स तो बदलेंगी. एंड स्कोप इज निगोशिएबल. ट्रेडिशनल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस आर प्रॉब्लमेटिक. वो तो हम कर नहीं सकते. इंस्टेड एजाइल प्रोजेक्ट्स टिपिकली यूज contracting models designed for an agile environment, such as the fixed price work package or graduated fixed price contract. मतलब फिक्स प्राइस का लफ्ज तो आपको नजर आ रहा है लेकिन वो साथ कह रहा है फिक्स प्राइस वर्क पैकेज. पूरा प्रोजेक्ट फिक्स प्राइस नहीं है, हर वर्क पैकेज अलग अलग फिक्स प्राइस है. तो ये तो बात बनती है कि मतलब अगर स्कोप चेंज होता है मैं वो अगला वर्क पैकेज ही नहीं देता उसको, तो फिक्स प्राइस का मसला ही हल हो गया. लेकिन फिक्स प्राइस वर्क पैकेजेस का तरीका है या ग्रेजुएटेड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. देखते हैं जी इनको भी. एजाइल कॉन्ट्रैक्ट में हाउ कैन एन एजाइल प्रोजेक्ट डिलीवर वैल्यू if some or all of the work is being done on the contract basis. ऐसा होता है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में, खासतौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में. आप देखें वो जितना काम कराते हैं, इवन आईटी का हो या किसी चीज का हो, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पे कराते हैं, खुद तो कुछ भी नहीं करते. While agile methods provide great flexibility and allow us to manage changing requirements and priorities, this adaptability and scope flexibility can create problems when defining acceptance criteria for contracts or outsourcing work. ये हमारा प्रॉब्लम है जी. ये आपने देखा होगा इन्वर्टेड ट्रायंगल कि यहाँ पे हमारा स्कोप बदलता रहता है और कॉस्ट और टाइम फिक्स होते हैं. ये बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है एजाइल के अंदर. अब इसको एड्रेस करने के खासतौर पे कॉन्ट्रैक्टिंग में, इफ द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी जो कोई स्कोप है वो फिक्स हो जाए, जो कि ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में तो ऐसे ही होता है, वो फिक्स होती है, then there is a risk that the project will run out of money or time before completing it, or even worse, produce a poor quality outcome. This idea that a team might not deliver all the product functionality does not sit well with many people.
want an upfront estimate for delivering the whole product, not some subset of the easy parts. They also want a written contract so they can hold the vendor or project manager accountable. तो अब इसको कैसे एड्रेस किया जाए? For a knowledge work project to achieve the complete functionality within the contracted cost schedule, and lots of time consuming and costly analysis must be done. Carefully crafted specifications must be produced. बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और मतलब प्रोबेबिलिटीज है ना, रिस्क है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो इतना तो टाइम नहीं होता हमारे पास एजाइल के अंदर कि हम बैठ के ये गेम खेलते रहें. Also, substantial contingencies have to be incorporated. और कॉन्टीजेंसीज रखनी है आपने, और कहाँ रखनी है? मेरा मतलब है कि आप क्या हर अपनी स्प्रिंट में रखेंगे? पूरे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे प्रोजेक्ट का जा रहा है, तो ये तो बात नहीं बनती. सो एजाइल कस्टमर्स कैन हैव फिक्स्ड स्कोप एंड फर्म एस्टिमेट्स, बट इट विल कॉस्ट देम. द एस्टिमेट विल बी इन्फ्लेटेड एज अ बफर. अगर हम कहें कि नहीं हम एजाइल करें, बार बार रिक्वायरमेंट चेंज करेंगे, तो वो अपना रिस्क डाल देगा बीच में, बहुत सारी कॉस्ट डबल ट्रिपल कर देगा. ये भी बात हमें बरा नहीं खाती. The approach requires the customer to be more involved in providing feedback on iteration deliverables, reprioritizing the backlog, ranking the value of change requests against the remaining work item. मतलब कस्टमर इन सब बातों में इन्वॉल्व हो और जिम्मेदारी ले, जो चेंज करवाता है उसके पेमेंट हमें कर दें. मतलब तो ये है ना कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को इस बात पे तो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूं कि आप काम बताते जाए, मैं करता जाता हूं, आप मुझे पैसे देते जाएं. लेकिन वो कहे नहीं, पैसे उतने ही होंगे जितने आपसे पहले डिसाइड हुए, लेकिन काम मैं जो मर्जी बढ़ा दूं. ऐसे तो बात नहीं बन सकती. For trusting invested clients, agile contracts are great tools for extracting more value, and they give those clients a competitive advantage. And untrusting or hands-off client, agile contracts will be tough and may not be suitable. Customer collaboration over contract negotiation. याद होगा आपको, this is one of the statements, values in Agile Manifesto. Customer collaboration is more important than the contract negotiation. मतलब हमें जोर कॉन्ट्रैक्ट की निगोशिएशन से हटा के कस्टमर की कोलैबोरेशन पे लाना पड़ेगा. हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कस्टमर क्या चाहता है. तो कॉन्ट्रैक्ट भी तो ऐसे ही होना चाहिए ना कि कस्टमर अगर चेंजेस चाहता है तो वो एग्री करे कि he is ready to pay for whatever he changes. This cooperation helps direct the team's efforts toward delivering value-adding features, and agile approach requires more trust between the parties than the traditional approach in order to focus resources on what the team is trying to build rather than bogging them down in debates. झगड़े डाले में भाई आप खुद तो चेंज बता रहे हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का डाला हुआ है? अगर आप चेंज बता रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही उसके हिसाब से कर लेते हैं ना कि जितनी चेंजेस होंगी उसके हिसाब से हम पैसे दे देंगे. अब जो डीएसडीएम के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें क्या होता है? एक मिनट जी, इसको कुछ हो गया है. आपको नजर आ रहा है? आवाज आ रही है? नहीं सर, कुछ नजर नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. आवाज आ रही है, नजर कुछ नहीं आ रही. अच्छा एक मिनट में आपको फिक्स करता हूँ. ये एकदम प्रेजेंटेशन गायब हो गई है सीन से.
ओके, ये मैं अभी शेयर करने लगा हूँ, ये देखें आता है कि नहीं आता। ये भी बताइएगा, आ गया? सर आ गया जी। ओके, अच्छा, DSDM contract were originally commissioned by DSDM consortium and continues to evolve. This contract focuses on work being fit for business purpose and passing tests rather than matching a specification. मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती जिसके मुताबिक चेक किया जाता है, वो टेस्ट होते हैं, हर काम करते जाएं, टेस्ट पास करवाते जाएं, पैसे देते जाएं. The DSDM contract is used primarily in the United Kingdom and other areas of Europe. तो ये स्पेसिफिकली वही यूरोप और खास तौर पे यूनाइटेड किंगडम का है, ये प्रिंस 2 वालों का बना हुआ है, गवर्नमेंट का उनका है. अच्छा, इसमें जनाब जेफ सदरलैंड साहब ने ये थ्योरी दी, मनी फॉर नथिंग एंड चेंज फॉर फ्री. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उसने दिया. उसने कहा जी कि फॉर एन एजाइल कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए टाइप के जी, मनी फॉर नथिंग, आप मुफ्त में पैसे ले लें, काम भी ना करें, और यूर चेंज फॉर फ्री, मतलब चेंज जो करेगा वो फ्री करेगा. अब देखते हैं, मैं बताता हूं आपको. सदरलैंड कहता है कि इंक्लूडिंग अर्ली टर्मिनेशन ऑप्शंस एंड प्रपोजेस अ मॉडल दैट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन मेकिंग चेंजेस. अब जरा गौर कीजिएगा, कहता है अर्ली टर्मिनेशन ऑप्शंस, कि प्रोजेक्ट को हम जल्दी भी खत्म कर सकते हैं. जैसे हमने कहा ना कि हम वैल्यू पहले ज्यादा दे देंगे और 80% 20% टाइम में हम 80% वैल्यू दे चुके होंगे, तो हो सकता है कि उसके बाद जो काम होना है वो जरूरी ना हो, उसे ना करने की जरूरत पड़े, तो अर्ली टर्मिनेशन भी की जा सकती है. और फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि हम जो कहेंगे हम आपकी रिक्वायरमेंट्स में डाल देंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है तो हमें आप पेमेंट पूरी करेंगे. मेरी बात समझ आ रही है आपको? कि अगर प्रोजेक्ट जल्दी, था हमने आपको वैल्यू दे दी ना पहले, तो अब आप प्रोजेक्ट खत्म करवा दें और हमें जितनी पैसे हमारे बनते थे वो पूरे दे दें. फिर सदरलैंड कहता है स्ट्रक्चर स्टार्ट्स विद अ स्टैंडर्ड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. पहले तो फिक्स प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि ये इतने पैसे में ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, दैट इंक्लूड टाइम एंड मटेरियल फॉर एडिशनल वर्क, बट देन ही इंसर्ट्स अ चेंज फॉर फ्री ऑप्शन, कि जो आप कहेंगे मैं चेंज करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, लेकिन आप मुझे वो पूरी पेमेंट कर देंगे जल्दी खत्म करके. Customer can only use this change for free clause if they work with the team on every iteration. मतलब ये नहीं हो सकता कि वो बॉस बन के बैठ जाए, उसको साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा कस्टमर को. मतलब वही बात कि दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों अपने इत्तेफाक से बात काम करेंगे. कस्टमर कह रहा है ये फीचर डाल दो, हम उसके साथ बातचीत करके वो फीचर डलवा रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हैं. फेलियर टू बी एंगेज्ड लाइक दिस voids the clause कि हम फिर फ्री में चेंज नहीं लाएंगे, फिर चेंज के पैसे लेंगे. अगर कस्टमर इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो हर चेंज के पैसे लेंगे, और अगर कस्टमर हमारे साथ इन्वॉल्व है तो फिर हम चेंज फ्री में करके देंगे. राइट? और फ्री में क्यों करके देंगे, वो उसकी वही वजह है कि हम पहले वैल्यू जल्दी जनरेट कर देंगे. Assuming the customer stay engaged, the product owner can reprioritize the backlog at the end of an iteration, and the changes will be free if the total amount of contracted work has not changed. अगर टोटल वर्क जो है वो चेंज नहीं हुआ तो हम उतना ही पैसे, मतलब टोटल वर्क चेंज नहीं हुआ तो हम वही रखेंगे. Otherwise, this allows new features to be added if lower priority items that require the same amount of time and effort are removed. कस्टमर खुद से लोएस्ट प्रायोरिटी आइटम्स डिलीट कर दे और उनकी जगह हायर प्रायोरिटी आइटम डलवा दे उसके बराबर के बदल के, तो हमें कोई एतराज नहीं है. ये है चेंज फॉर फ्री.
आई होप आप चेंज फॉर फ्री को तो समझ गए होंगे जी। भाईजान समझे नहीं समझे? सर चेंज फॉर फ्री नहीं समझ में आया, दोबारा बताएंगे प्लीज। वो कहते हैं जी आपने एक काम दिया था फिक्स प्राइस, हमने कहा कि जी हम आपसे ये 1 मिलियन में आपको ये प्रोजेक्ट करके दे देंगे, राइट? मगर आपने हमारे साथ मिल के काम करना है, कस्टमर ने मिल के काम करना है। मतलब जो उसने स्कोप बनाने, हम उसके साथ बैठेंगे, मिलेंगे, सारा कुछ करेंगे। वो कहते हैं जी ये फीचर डाल दो, हम कहेंगे ठीक है डाल दो। वो फीचर अगर डालेगा तो उसके वजन के लोएस्ट प्रायोरिटी फीचर डिलीट भी करेगा। मतलब मेरा अगर 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो 10,000 का एक नया काम बताता है तो 10,000 का लोएस्ट प्रायोरिटी वर्क भी खुद ही डिलीट करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास काम की वैल्यू तो उतनी रही, तो मुझे तो अपने पैसे उतने चाहिए, तो मैं उसको ये चेंज फ्री में कर दूंगा। लेकिन अगर उसने मेरे साथ कोलैबोरेशन में काम ना किया और वो उधर से काम रिड्यूस करने को तैयार ना हुआ, तो फिर मैं कहूंगा कि अच्छा ये जो चेंज मांग रहे हो ना इसके पैसे अलग से दो। So I am ready to change for free only if you are ready to remove the low priority items from the end of the backlog. तो फिर तो हमने इसको दोबारा कंस्ट्रेंट में क्लोज नहीं कर दिया कि भाई हम तुम 1 लाख का काम ही करो, 1 मिलियन का ही काम करो, हम करके देंगे। जी वही ना। तो अब कस्टमर ये सोच रहा है, अगर कोई कंजूस कस्टमर हुआ तो बोलेगा यार कराऊं ना कराऊं, पता चला आखिर में उसको काम नहीं कराया। तो फेयर है ना, ये तो बात फेयर है ना कि जितने पैसे दे रहे हो उतने का ही काम कराओगे ना। अब ये तो बेईमानी है कि वो आप ये भी कर दें, ये भी कर दें, वो भी कर दें, फालतू काम ऐड करते जाते हैं जो कि प्लान में भी नहीं होता। फिक्स प्राइस हमने कर लिया, हमने कहा जी 1 मिलियन का काम है और 1 मिलियन का ही हम काम करेंगे, लेकिन चेंजेस आपकी हम सिर्फ तब सुनेंगे, चेंजेस तब सुनेंगे जब आप हमारे साथ जॉइंटली काम करने को राजी होते हो, तब हम आपकी चेंजेस भी सुनेंगे। लेकिन उस सूरत में आप उसके हिसाब से उसके बराबर वर्क जो है आखिर से डिलीट भी करेंगे। और लाजमी बात है, लो प्रायोरिटी वर्क डिलीट करने में उसको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उससे लो प्रायोरिटी वर्क से उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही। जो आइटम वो डलवा रहा है उससे उसको वैल्यू मिल रही है, तो हमें कोई इतराज नहीं है। ठीक। ये जनाब वो सूरत जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, चेंज फॉर फ्री, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यहाँ तक ड्रॉप, ये जो आखिरी आइटम तक हमने एक बीच में इंसर्ट करवाया आइटम, उसने इंसर्ट कराया, हमने कहा भी इसके बराबर का एक आइटम आखिर से निकाल लो। बात समझ आई? तो मेरे पास उतना ही लोड रहा काम का, लेकिन ये हायर वैल्यू आइटम है जो मैं दे रहा हूं, तो इसका मतलब है अगर देखा जाए तो वो फायदे में रहा, वो एक लो वैल्यू आइटम निकाल के एक हाई वैल्यू आइटम ले, पैसे उतना नहीं है। तो ये तो कस्टमर का फायदा हुआ ना, हमारा तो फायदा नहीं है इसके अंदर, हमें तो उतने ही पैसे मिल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड चेंज फॉर फ्री। अब हम देखते हैं मनी फॉर नथिंग। लाइक अ चेंज फॉर फ्री, the money for nothing concept is also only valid if the customer plays their part in the agile project. Money for nothing allows the customer to terminate the project early. Customer project को जल्दी खत्म कर सकता है when they feel there is no longer sufficient ROI in the backlog to warrant further iterations. कि मजीद iterations करने की जरूरत नहीं है, हमने जितनी वैल्यू लेनी थी ले ली। फॉर एग्जाम्पल, supplier might allow termination of the contract at any time for 20% of the remaining contract value. बात समझ आई आपको? वो कहता है कि जो काम मैं नहीं करवा रहा आपसे, से उसने 80% काम करवा लिया ना, अब कहता है जो 20% काम मैं नहीं करवा रहा आपसे, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट देने को तैयार हूं, कुछ फीसद, वो फर्ज करें 20% ऑफ दैट वर्क आपको देने को तैयार है। कस्टमर गेट्स बेस्ट 80%, प्रोजेक्ट्स आर डन अर्ली, सप्लायर गेट्स 20%, अवॉइड्स कोड ब्लॉट एंड अवॉइड्स अननेसेसरी फीचर्स। सर ये वो फिक्स प्राइस इंसेंटिव फीस वाला नहीं है ये? क्या चीज? FPIF,
फिक्स प्राइस इंसेंटिव फीस कि जल्दी खत्म कर लो, जो थोड़ा बहुत काम है उसको नहीं 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 काम आपको 20% दे दो। नहीं, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, मगर उससे कुछ मिलती जुलती बात है। ये तो एजाइल में मिलता है करना है राइट। काम, इसमें एजाइल में करें, हमने काम तब्दील, हमने बीच में काम डलवाया है, हम काम डलवा रहे हैं, आखिर में हमें जब ये लगा कि हमने जनाब जितनी वैल्यू गेन करनी थी कर ली है, हमने वही फुल स्टॉप लगा दिया, और जो बाकी काम बचा था उसके पैसे 20% हमने उनको पे कर दिए कस्टमर को। और ये जो 20% पे किए, ये वही बात हो गई एक तरह से, दिस कंपनसेट्स जो बीच वाले काम उसने ऐड करवाए हैं, हाई वैल्यू आइटम जो ऐड करवाए हैं उसके, अब ये जो ना, इन दो कामों को ना करने के पैसे दे रहा है मुझे, मेरे अगर देखा जाए तो इसी पैसे उसने मुझे नहीं दिए ना, जो काम करवाया है, जो ऐड करवाया है, मगर उसको फायदा ये हो रहा है कि उसको आरओआई मीट हो गई, उसको जो वैल्यू मिलनी थी वो उसने ये ऐड करवा के काम अपनी आरओआई ले ली। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जी जेफ सदरलैंड के, मनी फॉर नथिंग एंड चेंज फॉर फ्री। फिर आ जाती है जी ग्रेजुएटेड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ये जनाब थोरप एंड जेंसन ने एक और एजाइल कॉन्ट्रैक्ट निकाला। विद दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज शेयर सम ऑफ द रिस्क एंड रिवार्ड एसोसिएटेड विद स्केड्यूल वेरिएंस। ये जो आपने बात की ना अभी, वो कि जो शेयर करते हैं आपस में, वो जैसे इंसेंटिव वाली बात की उस तरह, तो यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं। थोरप एंड जेंसन सजेस्ट यूजिंग डिफरेंट आर्ली रेट्स बेस्ड ऑन अर्ली, ऑन टाइम एंड लेट डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल, कहता है अगर तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन अर्ली हो जाती है, फिनिश अर्ली हो जाती है, तो हम चार्ज ज्यादा करेंगे। वही बात है ना कि अगर प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होता है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या कहते हैं, चेंजेस जो हैं नहीं बताई, और जो कुछ था एज सच वैसे ही हुआ, उसको हम हाई चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आर्स कम है ना, उसके आर्स कम है और चार्ज हम हाई कर रहे हैं, तो इसके फर्ज करें बन गए 92,000। अगर हम फिनिश और टाइम करते हैं तो चार्ज हम एवरेज करते हैं 100 और उसके बन जाते हैं 100,000। और अगर हम लेट फिनिश करते हैं ड्यू टू चेंजेस, तो फिर हम कम चार्ज करेंगे $90 पर आवर, और उसके बन जाते हैं 1,12,000। तो वी एंड अप गेटिंग मोर मनी इन फिनिश रेट। और अर्ली में मतलब आपको वही बात है कि हम कोई चेंजेस नहीं है, जो आपने कहा था वो हमने कर दिया, वो हमने इस रेट पे कर दिया। Under this arrangement, if the supplier delivers on time, they get paid for the hours worked at their standard rate. If they deliver early, they get paid for fewer hours but at a higher rate. The customer is happy because the work is done early and they pay less overall. वो overall तो कम पे कर रहा है ना। The supplier is happy because they make a higher margin. दोनों खुश अपने अपने घर। However, if the supplier delivers late, they will get paid for more hours but at a lower rate. When this occurs, both parties are somewhat unhappy since they are both making less money but at a gradual, sustainable rate that hopefully will not lead to the contract being terminated. आखिरी टाइप है जी हमारी प्राइस वर्क पैकेजेस। मतलब फिक्स प्राइस तो है लेकिन पूरे प्रोजेक्ट का नहीं, बल्कि वर्क पैकेजेस का। Another approach to setting up an agile contract is to establish fixed price work packages. Fixed price work packages mitigate the risks of underestimating and overestimating a chunk of work by reducing the scope and cost involved in the work being estimated. हम जो है वो काम ही छोटा करते हैं, वो छोटा वर्क पैकेज बना देते हैं, और हम हर वर्क पैकेज का अलग अलग फिक्स प्राइस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर वन प्रोजेक्ट मैरियट इंटरनेशनल ब्रोक डाउन देयर स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जो पूरे प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट वर्क थी उसको उन्होंने तोड़ के छोटे छोटे कामों की इंडिविजुअल वर्क पैकेजेस बना दिए और उनकी एसओडब्ल्यू बना दी, ईच विद इट्स ओन फिक्स प्राइस। वो जितने ब्लॉक्स आप करेंगे उतने
पैसे आपको पे हो जाएंगे। Then as the work progressed, the supplier was allowed to re-estimate the remaining work packages in the statement of work based on new information and new risk. तो वो जो वर्क पैकेज तब्दील होता रहा बीच में उसको तब्दील करते रहे, उसका एस्टिमेट भी री एस्टिमेट होता रहा। तो मतलब ये कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जब एक वर्क पैकेज कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला वर्क पैकेज जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ, उसको वो बेशक उसकी रिक्वायरमेंट को बदल दे, उसको री एस्टिमेट करवा दे, दैट इज ओके, वी आर फाइन विद इट। तो ये है कि उसको छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर हम उन कामों को करना है अल्टरनेटिव। यूजिंग फिक्स्ड प्राइस वर्क पैकेज अलाउज द कस्टमर टू reprioritize the remaining work based on evolving cost. It also gives the supplier the ability to update their cost as new details emerge, removing the need for the supplier to build excess contingency fund in project cost. Contingency भी निकल गई क्योंकि आप उसके अंदर खुद ऐड कर रहे हैं। The changes are then localized to small components. Package level पे, if extra funding is required, it is easy to identify the need and justify it. क्योंकि ये वर्क पैकेज लेवल पे काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, द फिगर बिलो शोज डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल स्टेटमेंट ऑफ वर्क। ट्रेडिशनल होता है जी कि ये पूरा काम करो, इसके 30,000 रुपए मिलेंगे, जबकि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जी ये 3 यूनिट है काम के, पहले यूनिट के 15,000 मिलेंगे, दूसरे के 5 मिलेंगे, तीसरे के 12 मिलेंगे। 15 और 5 वाला तो आपने कर दिया, जब तीसरा आया तो उसमें उसका स्कोप बढ़ा दिया, जब स्कोप बढ़ाया तो उसकी प्राइस भी बढ़ गई विद ऑप्शन टू री एस्टिमेट। तो हम उसको री एस्टिमेट कर सकते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस करे तो ये ठीक हो गया काम। तो पूरे प्रोजेक्ट के साथ आपको गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, आप उसके वर्क पैकेजेस को फिक्स करते हैं मगर पूरे प्रोजेक्ट को फिक्स नहीं करते। आखिरी चीज है जी कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स। कहता है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजाइल कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी पीस्ड टुगेदर टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट that best matches the needs of both the buyer and the seller. With such contracts, the customer retains the flexibility and reprioritize work, and the seller is not penalized for sharing information about increased cost. They also remove the incentive for the seller to add large contingencies to the project price. By combining elements of जो पीछे आपने पढ़े हैं, graduated fixed price contract और fixed price work package और ये वो, इन सब का गड़जमा बना के हाइब्रिड आप कर सकते हैं। कहीं पे मनी फॉर नथिंग है, कहीं पे चेंज फॉर फ्री है, वट एवर, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लें, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के अपना एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ये इट कैन बी डन फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट, वेदर फॉर ट्रेडिशन, दोनों में हो सकता है। वर्क्स बेस्ट व्हेन बोथ पार्टीज वांट सक्सेसफुल रिजल्ट्स दैट लीड टू फ्यूचर वर्क। मतलब यस ऑफ कोर्स कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि हाइब्रिड है, एजाइल भी है थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल भी है, उस पे ये कस्टमाइज जबरदस्त चलेगा। A project success is ultimately determined by the level of ongoing collaboration between the customer and the seller. Agile contract cannot generate or enforce that collaboration, but with some work and creativity, they can at least be better structured to support it. ये हो गया जी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग। वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग वैल्यू, इसमें जनाब 2 टॉपिक्स हैं, फ्रीक्वेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन और दूसरा है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जहां तक वेरीफाइंग की बात है, इट इज वन थिंग टू थिंक वी आर बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज and another thing entirely to have the sponsors, users and product owners confirm this. Agile methods are often used on projects that are intangible, such as design, software, etc. The intangible nature of these in product means it is all that much more important to validate that what we are building is in fact on the right track and seen as highly valuable by the business. मतलब ये है कि चूंकि सॉफ्टवेयर को नापना तोलना मुश्किल है, नजर नहीं आता, वाज़े तो विजिबली नजर नहीं आता, टेंजिबली नजर नहीं आता, इसलिए हमें ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के चेक ज्यादा डालने की जरूरत है ताकि वो चीज कंफर्म हो सके, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो सके। ये आपने डायग्राम इस तरह का अक्सर देखा होगा कि जनाब बनाने वाले ने कुछ बनाने को दिया,
समझने वाले ने कुछ समझा, बनाने वाले ने कुछ और बनाया, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत से डायग्राम आपकी नजर से गुजरे होंगे। तो वो कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको खत्म करने के लिए आपको अच्छी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट द वर्क इज विजिबल, मतलब अगर फिजिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप तो वर्क इज विजिबल, टेंजिबल भी होता है, फेमिलियर भी होता है, देयरफॉर गल्फ इज स्मॉल एंड क्विकली क्रॉस। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जल्दी से दूर हो जाती है। इन कंट्रास्ट ऑन नॉलेज वर्क प्रोजेक्ट्स द वर्क इज often invisible, intangible and new. This leads to a greater gulf of evaluation and misunderstandings are more common. Because having a gap between requested and delivered features may lead to rework, it is important to discover these differences early. Therefore, confirming value, meaning verifying that the team is building the right thing and that it works as desired rather than as first described, which could be different in a key practice when using agile methods. मतलब जो भी आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसको आप अगर बदल रहे हैं तो लाजमी बात है कि वो पता होना चाहिए कि इसके हिसाब से चेक होगा। जैसे हम स्क्रम में बात करते हैं कि जब आप एक चीज कमिट कर लेते हैं उसका वो एक स्प्रिंट के लिए हमने बंदिश लगाई है, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम। Like the old saying, stitch in time saves 9. Agile uses regular testing, checkpoints, and reviews to address problems before they get bigger. This practice is referred to as frequent verification and validation. Frequent verification and validation is practiced at many levels on agile projects. It is an effective antidote to both the fact that making mistakes is part of being human and the mismatch of expectations that arises when the team interprets the customer's end goals differently than intended. With frequent verification and validation, we are checking to make sure things are working and progressing as they should, as well as looking for any mismatches in expectations. In doing so, we enable the project to rapidly converge on the right solution, even while that solution is evolving from the originally stated requirement. बड़ी सीधी सी बात है जी, दो जगह हैं जो मुझे नजर आती हैं स्क्रम के अंदर। एक तो जो आपका प्रोडक्ट बैकलॉग है, वहां पे हम चीजों को वेरीफाई करते हैं कि जनाब अली ये इनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाया जा रहा होता है कि जनाब ये चीज ऐसे करनी है। अगर आपने किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी चेंज करेंगे, लाजमी बात है। इसी तरीके के साथ जब एक चीज कमिट हो जाती है तो फिर उसको वैलिडेट हम उस जगह पे ही करेंगे जाके, उसी के मुताबिक। जो कोई भी उसको चेक करने के लिए आएगा, प्रोडक्ट ओनर आएगा, जब हम वो चीज पेश करेंगे तो उसके लिए अब कोई नया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो कमिट करने से पहले तक बन चुका था वही हम उसी के मुताबिक चेक होगा और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो मैंने कमिट नहीं किया हुआ वो काम जो बैकलॉग में पड़ा है उसको आप 100 दफा चेंज करें, 100 दफा उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बदलें और उसको ऑब्जर्व करें, इसमें हमें कोई इतराज नहीं। और जहां तक जनरल उसकी बात है कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें तो मतलब हमने कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा हुआ है एजाइल के अंदर और हर वक्त कस्टमर आकर देख सकता है कि हाउ द प्रोग्रेस इज गोइंग। लेकिन वही बात कि एक जो कमिट हुए हुए कामों को वो तब्दील नहीं कर सकता। हाँ, ये वो अगर वो तब्दील करने को कहेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उसको एज अ न्यू रिक्वायरमेंट, एज अ न्यू यूजर स्टोरी अपने प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल लेंगे और उसको सब्सिक्वेंटली हैंडल करेंगे। लेकिन ये जो काम हो गया है इसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी, जो हो रहा है या अभी हो गया है उसकी कॉस्ट तो उससे पे करनी पड़ेगी। ये जनाब नीचे फिगर आपने पहले भी देखा होगा, ये तकरीबन वही है जो क्या कहते हैं स्पाइरल मॉडल है आपका, या साइकिल ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन भी इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या है, वो कहते हैं कि जी पहले एक छोटे लेवल का काम करो और चेक कराओ, फिर उससे बड़े लेवल का काम करो और चेक कराओ, और करते 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 ये ऊपर का आखिरी चेक है। मिसाल के तौर पे आपने कोड लिखा, पेयर प्रोग्रामिंग की और उसी वक्त खुद चेक किया, उसके बाद यूनिट टेस्टिंग की, वो चेक हुआ, फिर उसके बाद जनाब कस्टमर कोलैबोरेशन में कुछ चेक हुआ,
फिर स्टैंड अप मीटिंग्स के अंदर कुछ चीजें चेक हुई, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हुई, फिर आइटरेशन डेमो हुआ, फिर रिलीज हुई। तो मतलब ये आप देख सकते हैं कि चीजें बार बार चेक चेक क्रॉस चेक होती चली जा रही हैं। तो इस बात की गुंजाइश नहीं बचती कि कोई गलत चीज निकलेगी। बस लाजमी बात है, आप जब कोई ये एक्सेप्टेंस ही नहीं करेंगे तो चीज कैसे एक्सेप्ट हो सकती है? एक्सेप्टेंस आपने उसका मतलब ये चीजें होनी। मगर एक उसको इंश्योर करने के लिए उसने कहा कि हम अपर लेवल पे भी टेस्टिंग करते हैं, फिर यूनिट टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, हर तरह से हम उसको इंश्योर करते हैं कि कोई गलती का इम्कान ही बाकी न बचे। फिर जनाब, एजाइल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स ऑटोमेट एज मेनी ऑफ देयर टेस्ट एज पॉसिबल। ये मतलब ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं मेरे से कि हम कहते ये हैं कि आप अपना कोड लिखने से पहले उसका टेस्ट लिखें। Automation also allows the test to be run more frequently at a lower cost. The goal of frequent verification and validation is to find issues as soon as possible and keep them low on the cost of change curve. Change curve का आपको पता है, तब्दीली जितनी देर से रियलाइज हो उतनी महंगी पड़ती है। तो आपकी क्या कोशिश है कि हम इस चेंज कर्व में जल्द अज जल्द ये तब्दीली कर लें जो करनी है। सो लोअर लेवल पे अगर आप वैलिडेशन वेरिफिकेशन पहले फ्रीक्वेंट करनी शुरू कर देंगे तो आपका चांस निस्बतन कम होगा, या फॉर दैट मैटर अगर चेंज उसमें कोई लानी हुई तो उस पर ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, सस्ते में काम छूट जाएगा। इसमें फिर हम करते हैं जी एक्सप्लोरेटरी और यूजेबिलिटी टेस्टिंग। द एग्जाम कंटेंट जो है आपका वो कहता है जी कि ये दो स्पेशलाइज्ड काइंड्स ऑफ टेस्टिंग जो है ये आपको पता होनी चाहिए, exploratory or usability. These types of tests are commonly used in software development work and are easiest to understand in this context, although they aren't necessarily limited to IT projects. क्या है जी exploratory testing? Differs from the scripted testing that attempts to exercise all the functional components of a system. Instead, it relies on the tester's autonomy, skill, and creativity in trying to discover issues and unexpected behavior. This is a complement to scripted testing and not in any ways a replacement for it. तो मतलब ये है कि ये आपका पहले से तैयार शुदा टेस्ट नहीं होता, स्क्रिप्ट नहीं किया हुआ होता, बल्कि आप एक एक्सरसाइज से गुजरते हैं जिसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम को आप चेक करते हैं। इट रिलाइज ऑन द टेस्टर्स ऑटोनॉमी, टेस्टर की मर्जी के ऊपर है, एक्सप्लोरेटरी स्किल्स हैं उसके कि वो किस तरह से क्या चीज चेक करता है। A team will interweave exploratory testing with scripted testing to help find edge cases, problems that only occur in extreme conditions. System boundaries को टेस्ट किया जाता है and unanticipated behavior outside of the regular function that can be tested with scripts. Using a combination of scripted testing, whether manual or automated, along with the unscripted exploratory testing, increases test coverage and reduces the risk that a defect won't be detected. Usability testing attempts to answer the question, how will an end user respond to the system under realistic conditions? मतलब जब कोई इसे इस्तेमाल करेगा तो उस वक्त वो उसको कैसा महसूस होगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, यार ये तो मैं अटक गया हूं, क्या मसला हो गया। The goal of this kind of testing is to diagnose how easy it is to use the system and help uncover where there are problems that might need redesign or changes. और यही वो चीज होती है जिसके लिए हम वो बीटा टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं ताकि लोग जो हैं वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से बताएं कि ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। This typically involves observing users as they interact with the system for the first time. For example, where do they pause and have to think about how to do something? Where do they get stuck and ask for help? Are there common tasks that require too many repetitive actions? Data might be gathered by videotaping the users using eye tracking tools or performing post-test interviews. मतलब थोड़ा साइकोलॉजी से खेलना है, आपने देखना है कि वो लोग कैसा फील करते हैं इस चीज को इस्तेमाल करते हुए, हिचकिचाते हैं, देर लगती है, सोचते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्या होता है।
तो उसको, उस ऑब्जर्वेशन को, और फिर कुछ बातें इंटरव्यू के जरिए उनसे पूछ के हम ये गेस करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना कितना आसान या मुश्किल है। फिर आ जाती जी कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। This is a practice used by software developers to frequently incorporate new and change code into their product code repository. This helps minimize the integration problems that result from multiple people making incompatible changes to the system, the same base code. Typically, the more frequently we make these code commits, the smaller the amount of code that needs to be changed to allow a rebuild or version of the software to compile successfully. So continuous integration is one of the tools we can use to find and resolve problems as early as possible. So continuous integration uses automated tools to start the integration process automatically whenever new code is checked in or at timed intervals. In addition to checking whether any new and changed code compiles correctly, the team will use automated unit tests to ensure that the system still performs as intended after the new code is integrated. ये जनाब उसने एक इसकी तस्वीर दी, ये आपका सोर्स कोड है, सोर्स कोड कंट्रोल सिस्टम में जा रहा है, वहां पे कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन हो रही है, नोटिफिकेशंस जा रही हैं, अगर फेल हो जाए तो आप उसको कोडर्स को भेजते हैं, पास हो जाए तो सोर्स कोड अगर पास हो जाए तो पास है, अगर फेल हो जाए तो उसकी नोटिफिकेशन जाती है। तो मतलब ये कहने का है कि सोर्स कोड के अंदर अपडेशन तब हो जब सब कुछ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन से पास होके आ जाए। तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन में सोर्स कोड का कंट्रोल सिस्टम है, बिल्ड टूल्स हैं, टेस्ट टूल्स हैं, स्केड्यूलर और ट्रिगर है और नोटिफिकेशंस हैं, जैसे कि आपने इसमें देखा। सोर्स कोड है, सोर्स कोड कंट्रोल सिस्टम है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, नोटिफिकेशन, सोर्स कोड बिल्ड और सोर्स कोड टेस्ट है। Source code control system, this is the software that performs version control on all that files that represent the product being developed. Build tools, source code needs to be compiled before tests can be run. Most integrated development environments serve as a build tool to compile the code. Test tools is part of the build process. Unit tests are run to ensure that the basic functionality operates as planned. Unit test tools execute the smart atomic tests that are written in these tools to check the code for unanticipated changes in behavior. Scheduler trigger जो है, builds might be launched on a regular schedule such as every hour or every time the system detects a change to the source code, or notifications हैं, if a build fails, the team needs to be notified so they can correct the build as soon as possible. These notifications may be sent via email or instant messaging. So continuous integration is important for agile projects because it provides the following benefits. Team receives an early warning of broken, conflicting, or incompatible code. Integration problems are fixed as they occur rather than as the release date approaches. This moves any related changes down the cost of change curve and avoids last-minute work before releases. The team receives immediate feedback on the system-wide impacts of the code they are rewriting. This practice ensures frequent unit testing of the code, alerting the team to issues sooner rather than later. If a problem is found, the code can be reverted back to the last known bug-free state for testing, demo or release purposes. लाज़िम बात है कि हमारे पास previous versions secure हैं। इसी तरह इसके कुछ disadvantages दिए हुए हैं। The setup time required to establish a build server machine and configure the continuous integration software is typically done as an iteration zero activity before the development work begins on the project. Cost of procuring a machine to act as a build server, since this is usually a dedicated machine. The time required to build a suite of automated comprehensive tests that run whenever code is checked in.
Despite the cost, continuous integration is established as a standard good practice for software development projects, and most multi-person teams use this approach. The benefit of this technology over older practices such as the daily build and smoke test are significant. With continuous integration, far more tests are run per day and less time passes before a problem is identified. This practice is a prime example of how agile teams can shorten the time between the occurrence of a defect, the detection of the defect, and its subsequent resolution. आखिर में आती जी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, बल्कि एक और भी है इसके बाद, ATDD भी है. Test driven development and test first development, TFD and TDD, encourage teams to bring a different mindset to software development, and they employ short test and feedback cycles. There are differences between TDD and TFD, but for the exam, you simply need to understand at a high level the behaviors these techniques foster and why they are beneficial. For that reason, we will examine these techniques together under the single heading of test-driven development, or TDD. Philosophy behind TDD is that tests should be written before the code is written, जो मैं पहले बात कर रहा था. In other words, developers should first think about how the functionality should be tested and then write tests in a unit testing language such as NUnit or JUnit before they actually begin developing the code. Initially, the test will fail since developers have not yet written the code to deliver the required functionality. So with TDD, developers begin a cycle of writing code and running the test until the code passes all the tests. Then if necessary, they clean up the design to make it easier to understand and maintain without changing the code's behavior. The last process is called refactoring. अब यहाँ पे अगर आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को देखें तो आपने एक टेस्ट ऐड किया, उस टेस्ट को रन किया, वो शुरू में तो कोड नहीं है तो वो फेल हो गया. फिर आपने राइट किया कोड, उसके ऊपर जब टेस्ट किया, अगर फेल होगा तो फिर कोड को करेक्ट करेंगे, जब तक करेक्ट करते रहेंगे जब तक ठीक हो नहीं जाता, और अगर पास हो जाता है तो फिर देखना है कि कोई और फंक्शनैलिटी तो नहीं इसमें मजीद ऐड होने वाली. अगर है तो ऑल द वे वापस चले जाएं और ऐड टेस्ट के ऊपर, और अगर नहीं है तो फिर इसको रीफैक्टर करें, मतलब ऑल टेस्ट पास सो वी रीफैक्टर एंड स्टॉप डेवलपमेंट. तो ये जनाब इसका सफर है पूरा TDD का, और TFD का भी कह रहा है कि इसी यही समझें आप, क्योंकि TFD और TDD में खास ज्यादा फर्क नहीं है. refactoring के हवाले से red green refactor and red green clean. As we have seen, most agile software developers use continuous integration tools to run builds. These tools tell them whether the code passed or failed by communicating a green or red status. The process of writing a test that initially fails, adding code until the test passes, and then refactoring the code is known as red-green refactor, और sometimes इसको red-green clean भी कहते हैं. The following are some key benefits of closely linking code to test in this way. By focusing on the test first, we must think about how the functionality will be used by the customer. This puts us in the mindset of being concerned with the outcome before the implementation, which studies have found leads to better design and higher levels of client satisfaction. Here, Janab, writing the test before the code ensures that we have at least some test in place. Better test coverage of the code enhances system quality and allows the development team and customer to be more confident in the code. Early and frequent testing helps us catch defects early in the development cycle, which prevents the defects from becoming widespread and costly to fix. Eliminating defects early in the development cycle while the code is still fresh in the developer's mind rather than later in the project also reduces the amount of time spent finding the cause of the defects. The approach of writing systems is in small tested units leads to a more modular, flexible, and extendable system.
और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, unit tests are usually written by the same developer who will implement the code. Therefore, we will likely see the same misinterpretations of requirements in both the test and the code. Some types of functionality, such as user interfaces, are difficult or time consuming to reliably test via unit tests. The tests themselves are also need to be maintained, and as the project grows and changes, the sustainment load for test scripts goes up. As people see higher numbers of passing tests, they may get a false sense of security about the code quality. ATDD, Acceptance Test Driven Development. ये जो टेक्निक है जी, टेक्निक ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन डिलीवरी moves the testing focus from the code to the business requirement. As with the EDD, the test was created before work starts on the code, and these tests represent how the functionality is expected to behave at an acceptance test level. Typically, we capture these tests when we pull the user story from the backlog and discuss its desired behavior with the business representative. The acceptance test may be captured in a functional test framework such as FIT, Framework for Integrated Testing, or FITNESS. The overall process goes through the 4 stages of discuss, distill, develop, and demo as illustrated below. The acceptance test driven development का साइकिल है जी. पहले डिस्कस करें यूजर स्टोरीज को, फिर उनको डिस्टिल करें, डिस्टिल करने के बाद जनाब उनको डेवलप करें और फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट करें. और इस तरह आपका पहले जब ये स्टोरीज बन रही थी उस वक्त रेड था, जब आपने उसको डेवलप कर लिया वो ग्रीन हो गया, और जब आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट कर लिया वो क्लीन हो गया. तो वही रेड, ग्रीन और क्लीन वाला साइकिल है, यहाँ पे भी चल रहा है. डिस्कस में जनाब, ड्यूरिंग द प्लानिंग मीटिंग वी आस्क द प्रोडक्ट ओनर और कस्टमर क्वेश्चन दैट आर डिजाइन टू गैदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उठाना है ना आपने, तो आप कस्टमर से डिस्कस करते हैं पहले तो कि यूजर स्टोरी क्या है, तो उसका हर यूजर स्टोरी या फीचर का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उससे स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं. फिर डिस्टिल टेस्ट इन अ फ्रेमवर्क फ्रेंडली फॉर्मेट. इन दिस नेक्स्ट फेज we get the test ready to be entered into our acceptance test tool. This usually involves structuring the test in a table format. मतलब हम उसको लिख लेते हैं एक खास फॉर्मेट के अंदर और वो उसको चेक भी करवा देते हैं अपने कस्टमर को. फिर develop the code and hook up the test. During development, the tests are hooked up to the code and the acceptance tests are run. Initially, the test fails, जैसे कि हमने पहले बात की थी, because they cannot find the necessary code. Once the code is written, the tests are hooked to the test. To it, the test validates the code. They may again fail, so the process of writing code and testing continues until the code passes the test. और आखिर में हम demonstrate कर देते हैं. Team does exploratory testing using the automated acceptance testing scripts and demonstrates the software. When we combine the tasks of defining acceptance criteria and discussing requirements, we are forced to come to concrete agreement about the exact behavior the software should exhibit. In a way, this approach enforces the discussion of the definition of done at a very granular level for each requirement. Finally, example के तौर पे, for all these techniques, TFD, TDD, and ATDD, the main point you need to understand is that it is a good practice to think about how the system or product, if we expand this concept to non-software projects, will be tested before we start developing the product. If we can design acceptance tests before we develop the product, we are more likely to end up with tests for the majority of the work, which in turn means that the product will be better tested. तो मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर से इस फिलॉसफी को ट्रांसलेट करें और इसको हम आम प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, नॉन आईटी प्रोजेक्ट पे भी इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो आपको माइंडसेट ये बनाना पड़ेगा कि जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रखा गया है उस पहले उसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है, पहले ये फैसला करें प्रोडक्शन में जाने से पहले. और फिर जब वो प्रोडक्शन जो आप टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं उसके बाद आप चीज को प्रोड्यूस करें और फिर उसे टेस्ट करें.
तो ये जनाब आपका एक ज्यादा ऐसा तरीका बन जाएगा। So this brings us to the end of this chapter. I hope मैंने बहुत ज्यादा बोर नहीं किया होगा आज आपको। नहीं सर, बिल्कुल ठीक था। असल में ये जो आप बता रहे थे TDD और ATFD, ये यूजुअली हम यही कर रहे हैं यहाँ पे। हम जब भी सोल्यूशन ब्लूप्रिंट बनता है तो उसके बाद हम QA को लेकर आते हैं। QA जो है वो टेस्ट डिजाइन उसके क्रिएट करता है और उस मीटिंग के बाद डेवलपर को पता लग जाता है कि टेस्ट डिजाइन क्या बनाए हैं और किस तरह ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसका क्या है, उस हिसाब के ऊपर जो है ये टेस्ट डिजाइन क्रिएटेड है। ठीक है, तो बिल्कुल उस तरह फिर डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल सही। ये पहले ऐसे नहीं होता था। ठीक है, पहले QA को मीटिंग में नहीं लेके आते थे और टेस्ट डिजाइन वो बना लेते थे अपनी तरफ, हाँ लेकिन पता नहीं होता था। बाद में पता लगता था कि भाई QA ने डिफरेंट अंडरस्टूड किया है और डेवलपर ने डिफरेंट अंडरस्टूड किया। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को। बिल्कुल सही है। तो अभी 2 महीने से सेम यही प्रोसेस हमने शुरू किया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो इससे इससे फायदा ये होता है, इससे चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं और ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं सही है। और QA को और डेवलपर को सारे एक पॉइंट पर आ जाते हैं कि हाँ हम यही चीज बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं बना रहे। जब जब टेस्ट भी होगा तो इसका यही टेस्ट होगा। बिल्कुल सही। तो एट द एंड फिर जब UAT होता है और BAT होता है तो उसके अंदर भी कोई कुछ मसले मसाइल नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलेंगे, मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा जो हमारा ये वाला चैप्टर था का ज्यादा इन्वॉल्विंग किस्म का था। और जी बिल्कुल ऐसे ही। जो बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं अगर उनको सप्लीमेंट करें आप इसके साथ तो मेरा ख्याल है कि आपकी आधी से ज्यादा तैयारी तो यही हो गई है। जी सर। बाकी अगला चैप्टर थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स का है, फिर आगे और भी चीजें आएंगी उनको भी देखते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, इस हफ्ते की तो काम हो गया, फिर अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। चलें ठीक है सर। ओके जी, टेक केयर, खुदा हाफिज। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह सर।